हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे सर, जहां पे हमारा लास्ट लेक्चर अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था। क्यों इंपॉर्टेंट था सर? क्या क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी सर। तो सबसे पहले तो हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट सीखा। उसके बाद यह सीखा कि हमने जो अपने लास्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम का फंडा सीखा था, उसी फंडे का इस्तेमाल करके इस चैप्टर के भी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इतने सारे कंसेप्ट सीखने के बाद फाइनली अपने सवालों की अलग अलग टाइप की वैरायटी पे आ गए थे सर। और हमने मेनली अपने नंबर वाली कैटेगरी में अलग अलग वैरायटी के सवालों को सॉल्व किया था। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लास्ट लेक्चर में जितना भी कुछ मैंने आपको सिखाया, उन सारी चीजों का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट रह गया हो सर, तो आप मेरे लास्ट लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद कर सकता हूं कि सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क को कंप्लीट किया होगा। अब ये तो पूरी कहानी सर लास्ट लेक्चर की हो गई। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? तो इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले अपने इसी नंबर वाली कैटेगरी में बचे हुए सवालों की वैरायटी को कवर कर लेंगे, और इसके बाद टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड वाली कैटेगरी पे अलग अलग सवालों की वैरायटी देखेंगे सर। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शानदार सवाल के साथ यहां पे स्टार्ट करते हैं। और यह सवाल अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से सुनना सर। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो अगेन क्या करेंगे सर? तो हमने अपने वर्ड प्रॉब्लम का फंडा बहुत अच्छे से सीख लिया है। फंडा यह कहता है कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दिखे, आप बाय डिफॉल्ट उसको 95% वाली वैरायटी का मान लो, और जो कंसेप्ट आप जानते हो उस कंसेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कंसेप्ट यह कहता है कि वर्ड प्रॉब्लम में मुझे लास्ट की तरफ सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछता ही पूछता है, और इन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल एक्स और वाई अज्यूम करके प्रोसीड कर जाते हैं सर। तो अगर इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने सवाल को देखता हूं सर, तो यहां पे लास्ट की तरफ कोई अलग सी मुझे लाइन नहीं दिख रही जहां पे सवाल मुझे बता रहा हो कि कौन सी दो चीजें पूछी जा रही हैं। यहां पे पूरा का पूरा सवाल ही एक लाइन में है सर। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे सवाल के अंदर लास्ट की तरफ कोई अलग सी ऐसी लाइन नहीं दिख रही है सर मुझे, जो कि मुझे यह बता दे कि कौन सी दो चीजों के बारे में मुझे पता करना है। यहां पे पूरा सवाल ही एक लाइन का है सर, यानी कि इसी एक लाइन के सवाल के अंदर छिपा है कि कौन सी दो चीजें मुझसे पूछी जा रही हैं। अब जैसे ही मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो तुरंत समझ में आ गया कि कौन सी दो चीजें मुझसे पूछी जा रही है। यहां पे मुझे कहा गया है सर कि दो पार्ट्स का जिक्र है, जहां पे एक पार्ट आपका लार्जर पार्ट है और दूसरा पार्ट आपका स्मॉलर पार्ट है। तो मुझे बहुत अच्छे से अपने सवाल को पढ़ के समझ में आ गया है सर कि मुझसे दो पार्ट की वैल्यू पूछी जा रही है, जहां पे एक पार्ट बड़ा वाला पार्ट है, एक पार्ट छोटा वाला पार्ट है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं। यहां पे जैसे ही मैंने अपने सवाल को पढ़ा था सर, तो लैंग्वेज से क्लियर हो गया था कि मुझसे दो पार्ट्स की वैल्यू पूछी जा रही है, मुझसे दो हिस्सों की वैल्यू पूछी जा रही है सर। और उन दो हिस्सों में से एक हिस्सा बड़ा वाला हिस्सा है, एक हिस्सा छोटा वाला हिस्सा है। अब चूंकि मुझे यह क्लियर हो गया है कि सवाल मुझसे कौन सी दो चीजें पूछ रहा है, तो मुझे यह भी पता है कि सवाल मुझसे जो दो चीजें पूछता है उसी को हम अपना वेरिएबल एक्स और वाई मानते हैं। तो जो बोला सर उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिख लेंगे सर कि लेट द लार्जर पार्ट बी एक्स एंड द स्मॉलर पार्ट बी वाई। यानी कि सर मुझसे अपने लार्जर पार्ट और स्मॉलर पार्ट के बारे में पूछा जा रहा था, तो एक पार्ट को हमने रैंडमली एक्स मान लिया, दूसरे को वाई मान लिया। आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बात करते हैं। अब आगे की कहानी कैसी चलती है सर? तो अब मुझे यह भी पता है कि सवाल अपने लैंग्वेज के अंदर या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और इन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने दो इक्वेशन को फ्रेम कर लेते हैं, जिनको सॉल्व करने के बाद अपने रिजल्ट तक हम पहुंच जाते हैं सर। अब अगला काम क्या है?
अपने वर्ड प्रॉब्लम के अंदर अपने उन दो इंफॉर्मेशन को ढूंढना ही सर अगला काम है। तो ढूंढना स्टार्ट करो। तो अगेन यहां पे सवाल पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से अपनी दो इंफॉर्मेशन दिख रही है सर। क्या दिख रही है? तो मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है सर कि यहां से लेके यहां तक बस इतने छोटे से हिस्से के अंदर हमारी पहली इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद मुझे यह भी दिख रहा है सर कि यहां से लेके यहां तक हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। अब अगला काम है इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाना। तो फटाफट इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो सर। तो सबसे पहले अपने पहले इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं सर। क्या कहा जा रहा है पहले इंफॉर्मेशन में? मुझे कहा जा रहा है कि 16 को दो हिस्सों में डिवाइड करो। बात को समझना, क्या कहा जा रहा है सर? 16 को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताओ, यह कहा जा रहा है। अब इससे कैसे इंफॉर्मेशन बनाएंगे सर? तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका ये जो नंबर 16 है सर, यही दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और आपने अपने हिस्सों को क्या माना है सर? एक हिस्से को x माना है, दूसरे हिस्से को y माना है। यानी कि सर ये जो 16 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, इनमें से एक हिस्सा बड़ा वाला हिस्सा है, एक हिस्सा छोटा वाला हिस्सा है। तो क्या समझ में आ रहा है सर? ऑब्वियस ही बात है, यही 16 तो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। यानी कि अगर मैं अपने हिस्सों को वापस से जोड़ दूंगा, अगर मैं अपने हिस्सों को, अपने पार्ट्स को वापस से जोड़ दूंगा, तो मैं वापस से क्या 16 पे नहीं पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा सर। यहां पे क्लियरली लैंग्वेज के अंदर मुझे क्लियर किया गया है सर कि मेरा ये जो नंबर 16 है, यही 16 नंबर दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जहां पे एक पार्ट लार्जर पार्ट है, एक पार्ट स्मॉलर पार्ट है। तो कॉमन सेंस की बात है सर कि अगर ये 16 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो इन्हीं दो हिस्सों को वापस से जोड़ दोगे तो कहां पहुंच जाओगे? 16 पे पहुंच जाओगे। बस बन गई सर हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने बड़े वाले हिस्से और छोटे वाले हिस्से को जोड़ दूंगा तो वापस से 16 पे पहुंच जाऊंगा। और आपने अपने बड़े वाले हिस्से को x माना था, छोटे वाले हिस्से को y माना था। लो, बन गई सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन से फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर? तो सेकेंड इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे अपने दो हिस्सों के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है सर? तो मुझे कहा गया है यहां पे कि अगर मैं अपने बड़े वाले हिस्से का स्क्वायर करता हूं और उसको डबल कर देता हूं, तो ये जो पूरी चीज है सर, ये मेरे छोटे वाले हिस्से के स्क्वायर से ज्यादा है। क्या कहा गया है सर? कि अगर मैं अपने बड़े वाले हिस्से का स्क्वायर करता हूं और उसको डबल कर देता हूं, तो ये पूरी चीज मेरे छोटे वाले हिस्से के स्क्वायर से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है सर? तो ये मेरे छोटे वाले हिस्से के स्क्वायर से 164 ज्यादा है। ये पूरी चीज मेरे छोटे वाले हिस्से के स्क्वायर से 164 ज्यादा है सर। बना ली अपने सेकंड इंफॉर्मेशन से सेकंड इक्वेशन। समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। तो क्या कहा जा रहा है यहां पे सेकंड इंफॉर्मेशन में? तो मुझे अपने हिस्सों के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है? तो मुझे बताया गया है सर कि मेरे बड़े वाले हिस्से का जो स्क्वायर है और उसका जो डबल होगा सर, वो मेरे छोटे वाले हिस्से के स्क्वायर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर? तो 164 ज्यादा है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपने बड़े वाले हिस्से का स्क्वायर कर दूं, उसको डबल कर दूं और उसमें घटा दूं, क्या घटा दूं सर? तो छोटे वाले हिस्से का स्क्वायर घटा दूं, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा सर वो 164 के बराबर होगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या गेन नहीं होनी चाहिए। तो आपने अपने बड़े वाले हिस्से को x माना है सर, छोटे वाले हिस्से को y माना है, उसको यहां पे पुट कर दो। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी सर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस यहां पे y का स्क्वायर बराबर 164। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो सर। तो मेरे दोनों इंफॉर्मेशन से आने वाले दोनों इक्वेशन मेरे सामने हैं सर। तो अपनी इक्वेशंस को पहले साइड में थोड़ा लिख लेंगे, फिलहाल इतना नोट डाउन करो। अब देखो यहां पे, तो पहली इंफॉर्मेशन से इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई बराबर 16। दूसरे इंफॉर्मेशन से इक्वेशन आ रही है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 164। अब आगे की कहानी कैसे चलेगी सर? अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पास x और y के टर्म्स में दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा x और y निकल कर आ जाएगा सर। अब ये जो दो इक्वेशन आ रही है, कैसी इक्वेशन आ रही है सर? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक तो लीनियर आ रही है सर, लेकिन दूसरी नॉन लीनियर आ रही है। और सर ने सिखाया था कि कभी भी ऐसी सिचुएशन बने जहां पे एक लीनियर हो और दूसरा नॉन लीनियर हो, तो उस कंडीशन में आप अपने लीनियर वाले इक्वेशन का सहारा लेते हुए एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिख लेते हो और उसको अपने नॉन लीनियर वाले में पुट कर देते हो सर। तो इसी बात को यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो आपकी मर्जी है
कि आप अपने लीनियर वाले इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखना चाहते हो या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है सर। तो बिल्कुल रैंडमली मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपने लीनियर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख ली सर। अब क्या कर देंगे, अब ये जो मैंने एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, इसको अपने दूसरे वाले नॉन लीनियर इक्वेशन में पुट कर देते हैं सर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या कहानी हो जाएगी, ध्यान देना। तो यहां पे जब पुट करेंगे सर तो मेरी इक्वेशन बनके तैयार हो रही है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y के बदले मैं लिख सकता हूं सर 16 माइनस एक्स, यानी कि 16 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 164। यहां तक कोई दिक्कत क्या होनी नहीं चाहिए। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं सर। तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, प्लस यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद माइनस 16 टू जा 32x बराबर 164। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और गांठ बांध लो इस बात को दिमाग में। बार बार मैं बोल रहा हूं लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने आपको बार बार कहा है, कोई भी टेक्निकल पेपर में बैठोगे जहां पे मैथ्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो वहां आपको कई सारे सवालों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने आपके लिए 2 वीडियोस बनाए थे 10 सेकंड के रूल वाले, जहां पे मैंने आपको 10 सेकंड के अंदर, कितने 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना या स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। तो ये वीडियो प्रॉपरली सभी को देखना है और इनका कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूं, ये अगर दिमाग में रखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में, वरना स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में ही अपना आधा टाइम वेस्ट कर देना। क्लियर हो गया? तो यहां पे ये वीडियोस का कंसेप्ट आपको दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। तो कोई अभी भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो बहुत बड़े वीडियो नहीं है, छोटे छोटे वीडियो है, देख लेना और प्रॉपरली उसके नोट्स बना लेना। कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तो वो कंसेप्ट अपने आप प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं सर ओरिजिनल इक्वेशन पे। अब यहां पे ब्रैकेट को खोलते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 256 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32x बराबर 164। क्या दिख रहा है सर? 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचा सर। उसके बाद क्या दिख रहा है? प्लस 32x दिख रहा है सर। और क्या दिख रहा है? माइनस 256 है, प्लस 164 को इस तरफ बुला लेंगे, माइनस 164 हो जाएगा। तो माइनस 256 माइनस 164 कितना हो जाएगा सर? तो माइनस साइन के साथ ध्यान देना, 256 प्लस 4 260, 260 प्लस 60 कितना हो गया सर? 320, 320 प्लस 100 कितना हो गया सर? 420, यानी कि दिस बराबर 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है सर। इतना नोट डाउन करो पहले। अब देखो यहां पे और बात को समझना। अब यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। तो आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर चाहो सर तो इसको आप अपने स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना, अपने बड़े नंबर को देख के हड़बड़ाना मत, क्योंकि यहां पे बड़ी आसानी से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगता हुआ दिख रहा है। कैसे सर? मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट माइनस 420 है, माइनस को भूल जाओ। मैं 420 को 42 गुने 10 के फॉर्म में लिख सकता हूं, और यह करने से फायदा यह होगा कि 42 में अगर मैं 10 घटा दूंगा सर तो मेरा मिडिल टर्म 32 निकल कर आ जाएगा। तो यहां पे डायरेक्टली चीजें मुझे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म में सेट होती हुई दिख रही थी। तो यहां पे हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि नंबर को देख के हड़बड़ा जाना कि बहुत बड़ा नंबर है तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म के पीछे नहीं जाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखना, अगर लग रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लग जाएगा तो अप्लाई कर लेना, अगर लग रहा है नहीं लग पाएगा तभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे जाना। ये बात क्लियर है? अब आ जाते हैं यहां पे अपने स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। अब यहां पे अपने दो दो टर्म्स की पेयरिंग बना लेते हैं सर। तो क्या क्या दिख रहा है यहां पे? तो मेरे पास आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 42, और उसके बाद यहां पे माइनस 10 कॉमन, x प्लस 42 बराबर 0। क्या दिख रहा है सर? दोनों में x प्लस 42 कॉमन है, लिख लिया। क्या बचा? x माइनस 10 बचा सर बराबर 0। अब यहां से मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं सर कि x प्लस 42 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस 42, और यहां से दिख रहा है सर कि x माइनस 10 बराबर 0, यानी कि x बराबर 10 निकल के आ रहा है। क्लियर है? अब देखो आगे।
तो हमने अपने दो हिस्सों को क्या माना था, एक हिस्से को x माना था, दूसरे हिस्से को y माना था। तो मेरे x की दो वैल्यू आ रही है सर, तो यहां से समझ में आ रहा है कि ऑब्वियस ही बात है सर, हर एक x के लिए y निकल कर आएगा, मतलब कि मेरे y की भी दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, यानी कि मेरे y की भी दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, यानी कुल मिला के यहां पे दो सॉल्यूशन सेट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे है कि सोच के बताओ कि दोनों आंसर सही होंगे या दोनों में से कोई एक आंसर सही होगा, और अगर इनमें से कोई एक आंसर गलत है तो वो क्यों गलत है, इसका भी रीजन आप ही के साइड से आना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा सोचो। तो यहां पे सबको सोचना चाहिए था सर, क्या सोचना चाहिए था कि यहां पे क्लियरली अगर मैंने सवाल को ध्यान से पढ़ा है तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरा एक आंसर तो सही है लेकिन एक आंसर इनवैलिड आंसर है। अब क्यों है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान देना सर। तो हमने अपना x निकाल लिया है, तो अब अपने y को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y के टर्म्स में क्या इक्वेशन आ रही थी सर, तो हमारे y के टर्म्स में इक्वेशन थी 16 माइनस एक्स की। अब क्या कर लेंगे, इस x को पुट करके y निकाल लेते हैं सर दोनों के लिए। तो सबसे पहले इसका y क्या निकल कर आएगा सर, तो x के बदले 10 रखो, 16 माइनस 10 6 हो जाएगा सर, y 6 निकल के आ गया। यहां पे y निकालो भैया क्या आ रहा है, तो यहां पे y कितना आ जाएगा सर, 16 माइनस एक्स, ध्यान देना 16 माइनस माइनस 42, 16 प्लस 42 कितना हो गया सर, 42, 52, 58 निकल के आ गया सर। क्लियर है। तो यहां पे मैंने अपना दो सॉल्यूशन सेट निकाल लिया, लेकिन सर बोल रहे हैं एक आंसर वैलिड आंसर है, दूसरा आंसर का सेट इनवैलिड आंसर है। क्यों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए सोचते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, बात को बिल्कुल समझना। अगर आप किसी भी चीज को हिस्सों में तोड़ते हो, अगर आप किसी भी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करते हो सर, अगर आप किसी भी पूरी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करते हो सर, तो ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि ये जो बड़ा हिस्सा टूट के पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, तो ये जो भी पार्ट्स होंगे, ये सारे पार्ट्स की वैल्यू बड़े हिस्से से तो कम होगी। ये तो कंफर्म है ना सर कि यही पूरी चीज तो छोटे छोटे हिस्सों में बटी थी। तो अगर यही पूरी चीज ब्रेकडाउन होने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में बटी है, तो कॉमन सेंस की बात है सर कि ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स की वैल्यू हमेशा इस ओरिजिनल वाले हिस्से से कम होगी। इतना कंफर्म है सर कि अगर आप किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर रहे हो, तो ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, इनकी वैल्यू मेरे ओरिजिनल वाले बड़े वाले चीज से छोटी ही रहने वाली है। यानी इतना कंफर्म है सर कि मेरे जो पार्ट्स होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा ओरिजिनल से कम होगी, इनकी वैल्यू हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट से कम होगी। यह कंफर्म है सर। अब ध्यान देना सर, यहां पे ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या था, ओरिजिनल प्रोडक्ट 16 था सर, ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या था 16, और इसी 16 को आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना था। तो कॉमन सेंस की बात है सर कि ये जो दो हिस्से आएंगे, ये दोनों के दोनों हिस्से 16 से तो कंफर्म होंगे कम सर, ये जो दोनों हिस्से आएंगे, ये दोनों के दोनों हिस्से 16 से तो कम होंगे, ये बात तो कंफर्म है सर। ये दोनों हिस्से जो आएंगे ये 16 से कम होंगे सर, ये बात यहां पे कंफर्म्ड है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैं अपने आंसर्स को देख रहा हूं सर, तो क्या दिख रहा है यहां पे, तो मुझे यहां पे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सर अपने इस वाले आंसर में कि मेरे दो हिस्से आ रहे हैं -42 और क्या आ रहा है सर 58 निकल के आ रहा है। अब देखो इसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा एक हिस्सा जो है, मेरा एक जो पार्ट है सर, वो 16 से बड़ा आ गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि 16 को दो हिस्सों में तोड़ो और आपका हिस्सा ही 16 से बड़ा आ जाए? कभी नहीं हो सकता है सर। यानी कि यह आंसर एक इनवैलिड आंसर है। क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है जब कोई भी चीज ब्रेकडाउन होती है पार्ट्स में, तो पार्ट्स की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट से कम होती है। पार्ट्स की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट से कम होती है। यानी कि अगर 16 एक बड़े हिस्से में और एक छोटे हिस्से में डिवाइड हो रहा है, तो अगेन इतना कंफर्म है कि मेरा जो बड़ा हिस्सा होगा या फिर जो मेरा छोटा हिस्सा होगा, दोनों की वैल्यू 16 से कम रहनी चाहिए। लेकिन यह बात इस आंसर में सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि मेरे एक पार्ट की वैल्यू 58 निकल कर आ रही है सर, 58 निकल कर आ रही है, जो कि 16 से बड़ा है, और ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है सर। यानी कि यह आंसर एक इनवैलिड आंसर है। तो इस आंसर के लिए लिख दोगे इनवैलिड आंसर, ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? तो रीजन लिखोगे सर आप कि व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, then value of any part
कैनॉट बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। क्या लिखोगे सर? व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स देन वैल्यू ऑफ एनी पार्ट कैनॉट बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल प्रोडक्ट। यह बात आप यहां पे लिख देना। क्लियर है? लिख लो। अब इस आंसर को वेरीफाई करो सर, ये वैलिड आंसर है क्या? हाँ, ये दिख रहा है सर, वैलिड आंसर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर 16 को अगर मैं यहां पे चाहूं तो 10 और 6 के फॉर्म में दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। और ये जो दोनों पार्ट आ रहे हैं सर, ये दोनों पार्ट 16 से छोटे भी हैं। तो जितनी बातें मैं देख पा रहा हूं सर, वो इस आंसर में ऑब्जर्व भी हो रही हैं, यानी कि यह आंसर 100% सही है। लेकिन अभी भी वेरीफाई नहीं होगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे। यानी कि हम जानते हैं सर, अपने फाइनल आंसर जो आपने निकाला है उसको एक बार एक इंफॉर्मेशन की मदद से चेक करना जरूरी है। अब आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन को उठाओ और चेक करो। अब आपने अपने लार्जर पार्ट को x माना था, कितना निकल के आया है सर? 10 निकल के आया है। आपने अपने स्मॉलर पार्ट को y माना था, कितना निकल के आया है सर? 6 निकल के आया है। और सवाल ने पहले इंफॉर्मेशन में क्या कहा था कि 16 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 16 दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो हिस्सों को ऐड कर दोगे तो 16 पे पहुंच जाओगे। ऐड करके देखो 16 पे पहुंच रहे हो क्या? बिल्कुल पहुंच रहे हैं सर। दिख रहा है 10 में 6 को जोड़ देंगे 16 पे वापस पहुंच जाएंगे। यानी कि हमने जो अपना आंसर निकाला है वो 100% सही है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत शानदार सवाल, चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? तो लास्ट में लिख दोगे सर, हेंस द रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10 and 6। क्या लिख दोगे सर? हेंस द रिक्वायर्ड पार्ट्स आर 10 and 6 वेयर द लार्जर पार्ट इज 10 द स्मॉलर पार्ट इज 6। दैट्स इट। इतना लिख दोगे पूरे नंबर। अब आते हैं सर यहां पे नेक्स्ट सवाल पे। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक शानदार सवाल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30, फाइंड द नंबर। तो यहां पे सवाल पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है सर? तो सबसे पहले तो अपने वर्ड प्रॉब्लम को 95% वाली कैटेगरी का मानेंगे और उसी का कंसेप्ट लगा देंगे। कंसेप्ट ये कहता है कि सवाल हमेशा लास्ट की तरफ या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछता ही पूछता है और उन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल अज्यूम करते हैं। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैंने सवाल को देखा सर, तो देखो सवाल में लास्ट वाली लाइन क्या है? फाइंड द नंबर। वो नंबर क्या होगा बताओ? वो नंबर क्या होगा सर? उसकी वैल्यू बताओ। तो सवाल को लास्ट में पढ़ के यह समझ में आ रहा है सर कि मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की वैल्यू पूछी जा रही है सर। तो यहां पे कुछ अलग हो गया सर, मुझसे दो चीजें नहीं पूछी जा रही, मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज ही पूछी जा रही है। अब थोड़ी देर के लिए मैं रुक गया यहां पे। अब रुकने के बाद मेरी बात को यहां पे ध्यान से सुनना सर। इस पर्टिकुलर सवाल को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तरीका हमारा नॉर्मल वाला तरीका होगा, यानी कि 95% वाला तरीका होगा, और दूसरे तरीके में इसी सवाल को हम और भी ज्यादा सिंपल वे में सॉल्व करेंगे सर। तो पहले अपने 95% वाले तरीके से बात करते हैं। तो अगर मैं अपने 95% वाले तरीके से सोचूं तो क्या कंफ्यूजन दिमाग में आ रहा है सर? तो कंफ्यूजन यह है कि सवाल लास्ट की तरफ बस एक चीज ही पूछ रहा है, एक ही नंबर की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि कंसेप्ट तो यह कहता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दो चीजें पूछेगा। देखो डायरेक्टली तो यहां पे एक चीज ही आपको पूछी हुई दिख रही है, डायरेक्टली यहां पे आपको एक चीज ही पूछी जा रही है। तो इससे समझ में आता है सर कि जरूर यहां पे इनडायरेक्टली मुझसे दो चीजें पूछी जा रही है। अब इसको पता कैसे करेंगे सर कि इनडायरेक्टली कौन सी दो चीजें पूछी जा रही है? तो इसको पता करने के लिए मुझे अपने पिछले वाले स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी वाली लाइन में यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरीके से अपनी दो चीजों को हम एक्स और वाई अज्यूम करें। तो जैसे ही मैं इसके बाद अपनी पहली वाली लाइन में आया सर, अब मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि एक नंबर की बात हो रही है और उसके रेसिप्रोकल की बात हो रही है। एक नंबर की बात हो रही है और उसके रेसिप्रोकल की बात हो रही है सर। और फाइनली लास्ट की तरफ सवाल मुझसे नंबर पूछ रहा है। हो सकता था कि कोई ऐसा सवाल होता जहां पे सवाल मुझसे रेसिप्रोकल पूछ देता, हो सकता है कि कोई ऐसा सवाल होता जहां पे सवाल मुझसे नंबर भी पूछ देता, रेसिप्रोकल भी पूछ देता सर। तो अब मुझे अपने पहले वाले स्टेटमेंट में आने के बाद यह क्लियर है कि कौन सी दो चीजें पूछी जा रही है सर। तो मुझसे अपना नंबर और उसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है। तो क्या कंसेप्ट जानते हैं? जैसे ही यह क्लियर हो गया कि कौन सी दो चीजें पूछी जा रही है,
तो मुझे अब यह भी पता है सर कि उन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे किसी एक को x कह देंगे, दूसरे को y कह देंगे। अभी बस ध्यान से हर बात को सुनते जाना, सवाल के लास्ट तक आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, तो मान लो मैंने नंबर को x मान लिया सर, और अपने नंबर के रेसिप्रोकल को मैंने y मान लिया। अब आगे की कहानी क्या है सर? अब मुझे यह पता है कि जैसे ही हम चीजों का ज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद सवाल या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझे दो इंफॉर्मेशन देता है, और उन्हीं दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने दो इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अब यहां पे जब मैंने सवाल को पढ़ा था सर, तो मुझे एक इंफॉर्मेशन तो प्रॉपरली दिख रही है, एक इंफॉर्मेशन तो प्रॉपरली ऑब्जर्व हो रही है, लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं मिल पा रही। तो इससे क्या हिंट मिलता है सर? इससे यह हिंट मिलता है कि दूसरी इंफॉर्मेशन आपको छिपे हुए तरीके से, हिडन वे में बताई गई है। तो सबसे पहले अपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं सर, जो कि मुझे क्लियरली दिख रही है। अब मुझे एक इंफॉर्मेशन तो बहुत क्लियरली दिख रही है सर, कि मेरा जो नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है, दोनों का जो सम है सर, वो सम 2/1/30 के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन तो मुझे डायरेक्टली दिख रही है। मुझे दिख रहा है सर, मुझे यहां पे दिख रहा है कि मेरा जो नंबर है और उसका जो रेसिप्रोकल है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, दोनों का अगर मैं सम निकाल लूं सर, तो ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट 2/1/30 के बराबर होगा सर। ये तो मुझे क्लियरली अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है। लो बना ली सर अपने एक इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत क्या गेन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सर दूसरे इंफॉर्मेशन पे। तो एक इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल डायरेक्टली दिख गई सर, लेकिन दूसरा इंफॉर्मेशन स्पॉट नहीं हो पा रहा। अब दूसरा इंफॉर्मेशन यहां पे हिडन वे में है। कैसे सर? तो बात को समझना। सवाल ने बता दिया है सर कि यहां पे जो नंबर और रेसिप्रोकल की बात हो रही है, उसमें इसी नंबर का रेसिप्रोकल यहां पे है सर। ये जो रेसिप्रोकल है, ये इसी नंबर का रेसिप्रोकल है। अब इस बात से भी हम अपने दूसरे इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। कैसे सर? क्योंकि मुझे कहा गया है कि इसी नंबर का रेसिप्रोकल यहां पे है। अब आपने अपने रेसिप्रोकल को क्या माना था सर? y माना था। अब ये रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा सर? तो मुझे क्या कहा जा रहा है? इसी नंबर का रेसिप्रोकल यहां पे है। नंबर क्या है सर? तो नंबर को आपने x माना था, और किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हम निकालना जानते हैं सर। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर? तो x का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। आपने अपने रेसिप्रोकल को y माना था, यानी कि इससे यह पता लग रहा है सर कि y ही मेरा 1/x के बराबर होगा। इससे यह पता लग रहा है सर कि y ही मेरा 1/x के बराबर होगा सर। लो बना ली अपने सेकंड हिडन वाली इंफॉर्मेशन की मदद से अपनी सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। चीजों को नोट डाउन करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं नॉर्मली आपको क्या बोलता हूं कि नॉर्मली मैं आपको हमेशा कहता हूं सर कि अगर एक लीनियर और एक नॉन लीनियर इक्वेशन आ रही हो, तो हमेशा लीनियर का सहारा लेने के बाद आप क्या करोगे? एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लोगे और उसको पुट कर दोगे अपने नॉन लीनियर वाली इक्वेशन में, और उसके बाद सॉल्व करोगे। ये नॉर्मली मैं आपको बताता रहा हूं सर। अब देखो, आप यहां पे भी ऐसा कर सकते हो, आप यहां पे भी ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीका यह रहेगा कि इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर अगर मैं अपने नॉन लीनियर वाले इक्वेशन को देख रहा हूं ना सर, तो नॉन लीनियर वाला इक्वेशन ज्यादा सिंपल टाइप का दिख रहा है। अभी तक जो सवाल बनाए थे जहां पे नॉन लीनियर इक्वेशन आ रहे सर, तो वहां पे मेरे नॉन लीनियर इक्वेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के दिखते थे। इसी वजह से मैं आपको कहता था कि लीनियर का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल लो और नॉन लीनियर में पुट कर दो। लेकिन यहां पे दिख रहा है सर कि मेरा नॉन लीनियर वाला इक्वेशन ज्यादा सिंपल टाइप का है। यहां पे मेरा नॉन लीनियर वाला इक्वेशन ज्यादा सिंपल दिख रहा है सर। तो चूंकि ज्यादा सिंपल ये है, तो यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहां पे इसका इस्तेमाल करके यहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो चीजें ज्यादा आसानी से यहां पे सॉल्व होंगी सर। तो यहां पे ज्यादा आसान क्या रहेगा कि अपने y की वैल्यू यहां पे y के बदले पुट कर देता हूं, पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगी, फटाफट सॉल्व कर लेंगे सर, x निकल कर आ जाएगा। अप्लाई करो सर। तो यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस y के बदले क्या लिख सकते हैं सर? 1/x लिख सकते हैं, लिख लिया। उसके बाद बराबर 2/1/30। अब इस चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो सर, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 32 + 60 + 1, यानी कि 61/30 आ जाएगा सर। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो।
तो यहां पे एलसीएम लेंगे सर, डिनोमिनेटर में x हो जाएगा, यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बराबर 61/30। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 30 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30 बराबर इस तरफ 61 इंटू एक्स यानी कि 61x। अब इसको भी बगल में बुला लेते हैं सर, तो 30x स्क्वायर माइनस 61x और उसके बाद प्लस 30 बराबर 0। ये हमने बना ली सर अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के टर्म्स में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अब यहां पे नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं ना कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पे सोचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर आप चाहो तो सोच के देख सकते हो, लेकिन यहीं पे मुझे दिख रहा है सर कि काफी बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं अपने श्रीधाचार्य रूल का इस्तेमाल कर लूं। तो अगर मैं श्रीधाचार्य रूल का इस्तेमाल करके अपने x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या निकल के आएगी देख लेते हैं सर। तो x बराबर यहां पे हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, दो वैल्यू आएगी, तो माइनस b यानी कि माइनस ऑफ माइनस 61 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि माइनस 61 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कर लिया सर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए, 2 इंटू 30 यानी कि 60। इतना नोट डाउन करो सर। अब आगे बात करते हैं यहां पे, तो इस इक्वेशन को रब कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। अब देखो यहां पे सर, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 61, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो फिर से 61 का स्क्वायर क्या है सर, 61 का स्क्वायर, फिर से क्या दिख रहा है सर, स्क्वायर का इस्तेमाल हो गया, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वो 10 सेकंड वाली वीडियो जरूर देखना। अब देखो यहां पे आप चाहो ना तो 61 के स्क्वायर को एक और आसान तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे सर, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर कोई जीरो के आसपास वाला नंबर होता है ना तो उसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है। अब देखो ये जो 61 है सर, ये 60 के आसपास वाला नंबर है। अब मैं 61 को 60 प्लस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, और यहां से इसको सॉल्व करना ना बहुत आसान है, क्योंकि यहां से मैं तुरंत लिख दूंगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा सर 3721। तो इस तरीके से भी यहां पे स्क्वायर निकाल सकते थे। इतने पोर्शन को नोट डाउन करो। तो ध्यान रखना, कभी स्क्वायर निकालने की या क्यूब निकालने की जरूरत पड़े और लग रहा हो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा हो रहा है तो नंबर को थोड़ा ध्यान से देखना। अगर नंबर लग रहा है कि जीरो के आसपास वाला नंबर है ना तो उसको भी सॉल्व करना बहुत आसान होता है। मान लो कोई आपसे 59 का स्क्वायर पूछ देता, कैसे बनाते, इसको भी आप चाहते तो इस तरीके से सोच सकते थे। कैसे सर, 59 भी जीरो के आसपास वाला नंबर है, 59 को भी मैं 60 माइनस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगेन यहां से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि यहां से सॉल्व करना ज्यादा आसान है सर। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, इसको भी नोट डाउन करो। अब आ जाते हैं सर ओरिजिनल सवाल पे। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा 3721, उसके बाद माइनस 30 इंटू 30, 30 का स्क्वायर यानी कि 900, 900 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 3600 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 61 प्लस माइनस, ध्यान देना, 3721 माइनस 3600 कितना आ जाएगा सर, तो आपके पास बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 121। 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 11 होता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 60। तो अपनी दो वैल्यू मुझे दिख रही है सर, एक वैल्यू आ रही है 61 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 60, दूसरी आ रही है 61 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 60 सर। तो यहां से हो जाएगा 61 प्लस 10 71 प्लस 1 72 बाई 60, और यहां से आ जाएगा सर आपके पास यहां पे 0 और यहां पे 50 डिवाइडेड बाई 60। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं सर, तो यहां पे मेरे पास आ गया 5/6, और यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है सर, 320, उसके बाद 3 2 6 3 4 12, उसके बाद क्या दिख रहा है सर, यहां पे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, 4 6 24, 4 5 20 यानी कि 6/5 में। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे सर आपने अपने x की दो वैल्यू निकाल ली, और x एक्चुअली में क्या था सर, आपने अपने नंबर को ही x माना था सर, आपने अपने नंबर को ही x माना था। तो यहां से आपकी x की दो वैरायटी की वैल्यू निकल कर आ रही है सर। क्या क्या वैल्यू आ रही है, यानी कि आपका नंबर 5/6 भी हो सकता है, आपका नंबर 6/5 भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है सर, आपका नंबर 5/6 भी हो सकता है सर, और आपका नंबर 6/5 भी हो सकता है सर। तो दोनों ही आंसर सही आंसर है। और यहां पे एक बार वेरीफाई कर लेंगे सर अपने दोनों में से किसी एक इंफॉर्मेशन से कि ये आंसर सही है कि नहीं।
तो क्या कहा जा रहा था कि नंबर में अगर रेसिप्रोकल को ऐड करोगे तो आपके पास आना चाहिए 61/30, यही कहा जा रहा था सर। चेक कर लेते हैं, अगर इस आंसर को चुनेंगे तो क्या कहानी होगी सर। तो नंबर है 6/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6, दोनों को ऐड करके देखो तो दिख रहा है सर यहां से 36 + 25 डिवाइडेड बाय 30, कुल मिला के 61/30 आ रहा है सर। और अगेन इसको भी कंसीडर करोगे तो वही कहानी होगी, नंबर है 5/6, रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/5, दोनों को जोड़ दोगे फिर से आ रहा है सर 61/30, यानी कि आपने जो अपना आंसर निकाला है सर वो 100% सही है। नोट डाउन करो सर। अगेन एक अच्छा सवाल। अब ये एक सोचने का तरीका हो सकता था सर अपने 95% वाली कैटेगरी के हिसाब से, और अगर मैं चाहूं यहां पे सर तो इस सवाल को और भी ज्यादा आसान तरीके से बना सकता था। कैसे? तो देखो और आसान तरीके से कैसे बना सकता था, तो यहां पे सीधे सीधे दिख रहा है सर कि मुझसे एक चीज पूछी जा रही है, नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि अगर कोई दूसरा आसान तरीका होगा तो उसके अंदर क्या सिर्फ एक इक्वेशन बनाने के बाद मैं सवाल को सॉल्व कर लूंगा क्या? सवाल में लास्ट की तरफ बस एक चीज पूछी जा रही है, तो थोड़ा सा मैंने यहां पे सोच के देखा क्या बस एक इक्वेशन की मदद से यह सवाल सॉल्व हो जाएगा? तो मुझे यहां पे दिख रहा हो जाएगा। कैसे? बात को समझना सर। तो अगर मैं अपने नंबर को x मान लेता हूं सर, तो ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि मेरे नंबर का रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा। और सवाल क्या कह रहा था कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है ये 2 1/30 के बराबर है। क्या दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है कि बस एक इक्वेशन से मेरा काम हो जाएगा, मेरे x की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी। तो आप सिंपली ऐसे भी सवाल को बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या लिखना पड़ता है सर, लेट द नंबर बी x, hence its reciprocal will be 1/x according to question x plus 1/x is equal to 2 1/30। आपको दिख रहा है जब इसको सॉल्व करोगे तो x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके x की दो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी दो पॉसिबल x की ऐसी वैल्यू है सर जिसके लिए मेरे सवाल की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस सेकंड मेथड को भी नोट डाउन कर लो सर। तो ये ज्यादा फास्ट मेथड इस पर्टिकुलर सवाल के हिसाब से, ये क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल यहां पे मुझे कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स whose squares have the sum 85। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हर स्टूडेंट से ये सवाल बनना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स वाले सवालों का कंसेप्ट सिखा दिया है। तो नोट डाउन कर लो सर इसको। अगेन नेक्स्ट सवाल भी हमारा एक होमवर्क क्वेश्चन ही रहेगा, इस होमवर्क क्वेश्चन को भी नोट डाउन करो। क्या है सर सवाल? सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394, फाइंड देम। अगेन नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन करो सर। यहां पे क्या सवाल है? सवाल कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, इफ द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 4/21, फाइंड द नंबर्स। तो अगेन ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन करो सर। और ये सवाल की वैरायटी बहुत अच्छे से मैंने आपके साथ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस करी है, और मैंने आपको समझाया था कि ये वैरायटी एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है। तो अगेन ये सवाल भी सबसे बनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर, और वो भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको भी नोट डाउन करो सर। सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/3, फाइंड द नंबर्स। रेसिप्रोकल्स में एस थोड़े ज्यादा हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो सवाल को नोट डाउन कर लो। अगेन एक आसान सवाल है, सबसे बनना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर, और ये सवाल को हम यहां पे क्लास में करेंगे। अब देखो ये सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल कह रहा है कि टू नंबर्स डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर्स। तो अगेन सवाल पढ़ के क्या क्या समझ में आ रहा है सर? तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं तो उसको 95% वाली वैरायटी का ही मानते हुए आगे बात करते हैं, और ये वैरायटी मुझे कहती है कि सवाल हमेशा लास्ट की तरफ या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली मुझसे दो चीजें पूछेगा ही पूछेगा, और उन्हीं दो चीजों को हम अपना वेरिएबल एज्यूम करके आगे बात करते हैं सर। अब इतनी बातों का ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैंने सवाल को पढ़ा सर, तो मुझे यहां पे आखिरी लाइन में दिख रहा है फाइंड द नंबर्स, यानी कि नंबर्स क्या होंगे बताओ। क्या पूछा जा रहा है सर? कि मेरी संख्याएं क्या होंगी बताओ, मेरे नंबर्स क्या होंगे बताओ। तो सवाल पढ़ के इतना तो क्लियर है कि मुझसे एक से ज्यादा नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, मुझसे एक से ज्यादा नंबर की वैल्यू पूछी जा रही है, लेकिन एक से ज्यादा कितने नंबरों के बारे में पूछा जा रहा है सर, ये यहां पे लैंग्वेज में क्लियर नहीं है। यहां पे लैंग्वेज पढ़ के ये क्लियर नहीं हो पा रहा
कि एक से ज्यादा 2 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, 3 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, 4 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, 50 नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो लैंग्वेज पढ़ के कितने नंबर की वैल्यू पूछी जा रही है सर, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। यानी कि सवाल ने लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसके पहले वाले स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने इसके पहले वाले स्टेटमेंट को देखा तो यहां पे लैंग्वेज में ऑब्जर्व हो रहा है सर कि 2 नंबर का जिक्र हो रहा है। यानी कि अब मुझे क्लियर है कि सवाल मुझसे इन्हीं 2 नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, इन्हीं 2 नंबर्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब चूंकि मुझे यह क्लियर हो गया सर कि सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है, तो अब मैं तुरंत कह सकता हूं कि मैं अपने एक नंबर को x बोल दूंगा, दूसरे नंबर को y बोल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा सर। तो एक नंबर को x कह दिया, दूसरे नंबर को y कह दिया। अब आगे की कहानी कैसे चलती है सर, तो अब मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है सर, कि सवाल मुझे 2 इंफॉर्मेशन देता है और उन 2 इंफॉर्मेशन की मदद से हम अपने 2 इक्वेशन को फ्रेम करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा x और y मेरे सामने होता है सर। अब मुझे अपने सवाल में अपनी 2 इंफॉर्मेशन स्पॉट भी हो रही है सर। कहां दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है सर यहां से लेके यहां तक हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है और उसके बाद यहां से लेके यहां तक हमारी सेकेंड इंफॉर्मेशन है सर। अब एक एक इंफॉर्मेशन की मदद से अपनी इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहली इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है सर, तो पहले इंफॉर्मेशन में 2 नंबर्स के डिफरेंस पे बात हो रही है और मैंने आपको हर बार हिदायत दी है कि डिफरेंस जहां आपको दिखे बड़े ध्यान से चीजों को हैंडल करना सर। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि 2 नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है सर, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है सर वो 3 के बराबर है। अब देखो यहां पे सवाल ने बस इतना कह दिया है कि 2 नंबर का डिफरेंस 3 के बराबर है। सवाल ने यह स्पेसिफाई नहीं किया है कि x में जब y घटा रहा हूं तब 3 निकल के आ रहा है, या फिर जब मैं y में x को घटा रहा हूं तब 3 निकल के आ रहा है। तो सवाल ने यहां पे यह वाली बात स्पेसिफाई नहीं की है कि किसमें क्या घटा रहे हैं सर तब मेरा 3 निकल के आ रहा है। तो क्या मैंने सिखाया था, कभी भी ऐसा हो कि सवाल अगर आपको स्पेसिफाई ना करे कि किसमें किसको घटाना है, तो आपको जितने पॉसिबल केसेस दिखते हैं सारे केसेस को लेना पड़ेगा सर। तो फर्स्ट सिचुएशन में इस केस के हिसाब से बात करेंगे सर, और सेकंड सिचुएशन में इस वाले केस के हिसाब से बात करेंगे। अब ये तो मेरी कहानी सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन की हो गई। सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या दिख रहा है सर, तो सेकंड इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि मेरे ये जो 2 नंबर्स x और y हैं इनका प्रोडक्ट 504 के बराबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन 504 के बराबर है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन में क्या कहा जा रहा है सर कि मेरे ये जो 2 नंबर्स x और y हैं इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन 504 के बराबर है। तो सेकंड इंफॉर्मेशन से हमने अपनी इक्वेशन बना ली। क्या निकल के आई है सर, ये आई है x इंटू वाई बराबर 504। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब फिर से हर बात को ध्यान से सुनना। अब देखो, अब इतना क्लियर है सर कि चूंकि यहां पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अंदर यह क्लियर नहीं किया गया था कि किसमें किसको घटाना है, तो मुझे दोनों केसेस पे एक एक करके बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब केस 1 को डील करेंगे सर, तो केस 1 के अंदर हम अपने पहले इंफॉर्मेशन से इस वाले इंफॉर्मेशन को, इस वाले इक्वेशन को कंसीडर करेंगे सर, यानी कि x माइनस वाई बराबर 3 को कंसीडर करते हुए आगे बात करेंगे। अब आगे बात को समझना, मैंने आपको हर बार बताया है कि कभी भी अगर कोई डिफरेंस वाला इक्वेशन आ रहा हो तो कौन बड़ा कौन छोटा यह बता दिया करो। अब यहां पे आपको दिख रहा है सर कि 2 चीजों को घटा रहे हो और आपका जो डिफरेंस है वो 3 के बराबर आ रहा है, यानी कि 2 चीजों को घटाने के बाद आपका जो डिफरेंस है सर वो एक पॉजिटिव नंबर है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब यह है कि अगर 2 नंबर्स को आप घटा रहे हो और डिफरेंस पॉजिटिव है तो यह तभी आ सकता है अगर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओ, अगर आप बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओ। यानी कि आपके इस इक्वेशन के हिसाब से बड़ा नंबर कौन हुआ सर, तो बड़ा नंबर आपका x हुआ और छोटा नंबर कौन हुआ सर, छोटा नंबर यहां पे आपका y हुआ है। तो यहां पे आप स्पेसिफाई करोगे, जब ये इक्वेशन लिखोगे तो स्पेसिफाई करोगे। क्या स्पेसिफाई करोगे सर, तो आप लिखोगे वेयर x इज ग्रेटर देन y। क्या स्पेसिफाई करोगे कि आपका x बड़ा नंबर है, y छोटा वाला नंबर है। और दूसरी इक्वेशन क्या है सर, दूसरी इक्वेशन है x इंटू वाई बराबर 504। क्लियर है। अब मेरे सामने 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है सर, आसानी से सॉल्व करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगेन क्या दिख रहा है सर, एक लीनियर इक्वेशन है, एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो नॉर्मली क्या जानते हैं,
तो नॉर्मली ये जानते हैं कि लीनियर वाली इक्वेशन की मदद से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं सर। तो आपकी मर्जी है, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में लिख लो या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख लो। तो मान लो यहां से मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में लिख लेता हूं। तो अगर मैं यहां से y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा सर, ध्यान से सुनना। माइनस वाई को इस तरफ भेजा, प्लस वाई बन गया। 3 को इस तरफ बुला लिया तो प्लस 3 इस तरफ आया सर, -3 बन गया। यानी कि आपके y की वैल्यू आ गई है सर x -3। तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा x इंटू y के जगह पे सर x -3 बराबर यहां पे 504। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करो सर। तो x स्क्वायर -3x प्लस 504 को इधर बुला लूंगा सर, -504 बराबर 0। तो सर ये हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब यहां से सॉल्व करके मुझे x निकालना है। अब देखो क्या दिख रहा है सर, अब मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत जानी है, क्योंकि बहुत बड़ा कोफिशिएंट है। तो ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि अगर मैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहानी हो जाएगी, ध्यान से सुनना। पहले अपने दूसरे वाली इक्वेशन को कहीं साइड में लिख लेते हैं। तो यह है सर मेरा y - x बराबर यहां पे 3। अब बात को मेरी यहां पे ध्यान से सुनना सर। तो अगर मैं यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो मैं सीधे कह सकता हूं सर x बराबर यहां पे -b यानी कि -3, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस ध्यान देना -4 इंटू a इंटू c यानी कि -4 इंटू 1 इंटू -504 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2a 2 इंटू 1 यानी कि 2 सर। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास आ रहा है x बराबर -3 कितना हो गया 3 प्लस माइनस। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर की कहानी। तो सर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा यहां पे 9 प्लस 504 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 4 4 जा 16 कैरी 1 यहां पे 1 यहां पे 5 4 जा 20 हो जाएगा सर, लिख लिया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2। अब मेरे पास निकल के आ रहा है 3 प्लस माइनस यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर 2016 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर 2025 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अगेन यहां पे आपको शॉर्टकट अगर दिमाग में रहेगा तो फट से स्क्वायर रूट बता दोगे, जो कि मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि इसका स्क्वायर रूट 45 होगा, इसका स्क्वायर रूट 45 होगा सर। ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे, तो अब यहां से मुझे दिख रहा है कि मेरे x की दो वैल्यू आ रही है 3 प्लस माइनस यहां पे 45 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर मैं यहां पे प्लस वाले को कंसीडर करूंगा सर तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 45 बाय 2 एक x की वैल्यू, और अगर माइनस वाले को कंसीडर करूंगा तो 3 माइनस 45 बाय 2 ये मेरे दूसरे x की वैल्यू है सर। तो ये मेरे x की वैल्यूज यहां से निकल के आ रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो सर। तो 45 प्लस 3 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा सर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24। यहां से करो सर। तो 3 माइनस 45 यानी कि -42 -42 बाई 2 कितना हो जाएगा -21 हो जाएगा सर। तो यहां से मैंने x की दूसरी वैल्यू भी निकाल ली। अब x के लिए क्या निकालना बाकी है सर, y निकालना बाकी है। तो y कहां से निकालोगे, तो यहां पे सर हमने अपनी दो इक्वेशंस निकाल ली थी। क्या क्या इक्वेशंस थी, तो हमारी इक्वेशंस थी सर x माइनस वाई बराबर यहां पे 3 और दूसरी x इंटू वाई बराबर 504। अब क्लियरली दिख रहा है सर इस इक्वेशन से वर्क करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो यहां पे इसका सहारा लेते हुए अपने y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अपने x की वैल्यू को पुट करो, y निकाल लो। इसके लिए y क्या आएगा, ध्यान देना सर। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे y निकल के आएगा, ध्यान देना। y बराबर कितना हो रहा है सर, तो x माइनस 3 हो रहा है। तो यहां पे x है आपका 24, तो 24 माइनस 3 कितना हो गया सर 21। तो आपका y 21 निकल के आ रहा है। यहां पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो y बराबर x माइनस 3 माइनस 21 माइनस 3 माइनस 24 हो जाएगा सर। तो दोनों जगह मैंने अपना x और y निकाल लिया। और ये x और y क्या थे सर, तो ये x और y एक्चुअली में मेरे दो नंबर से जिनकी वैल्यू मुझसे पूछी जा रही थी। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है सर, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि केस 1 के हिसाब से मेरे जो दो नंबर्स आ रहे हैं सर वो दो नंबर्स 21 और 24 है। और यहां पे दूसरा आंसर मुझे बता रहा है सर कि मेरे दो नंबर्स -21 और -24 भी हो सकते हैं। यानी कि सर सवाल में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आपके नंबर्स -21 -24 भी हो सकते हैं, आपके नंबर्स 21 और 24 भी हो सकते हैं। नोट डाउन करो सर, क्लियर है। इसी तरीके से केस 2 पे बात करनी पड़ेगी। तो जब केस 2 पे बात करेंगे तो क्या कहानी चलेगी सर, तो यहां पे
केस 2 के अंदर हमारे फर्स्ट इंफॉर्मेशन से आने वाली इक्वेशन हो जाएगी y माइनस एक्स बराबर यहां पे 3। अब अगेन जब आपने y माइनस एक्स किया है सर, तो अगेन दिख रहा है आपको कि रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि तभी आ सकता है अगर बड़े नंबर में छोटे नंबर को घटाओ। यानी कि दिख रहा है सर कि आपका y इस केस में बड़ा है x के मुकाबले। और सेकंड इक्वेशन तो वही रहनी है सर, x इंटू वाई बराबर 504। अगेन वही कहानी है सर, सॉल्व कर लोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि इस केस के हिसाब से भी आपका एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन निकल के आ रहा है सर। यानी कि इस केस में भी आपको दिखेगा कि आपके जो दो नंबर्स आ रहे हैं सर, वो दो नंबर्स 21 24 हो सकते हैं, या फिर वो दो नंबर्स -21 -24 हो सकते हैं सर। अगेन इस कंडीशन में भी सॉल्व करोगे तो यही सेम आंसर निकल कर आएगा। अब यहां पे आपका होमवर्क है इस सेकंड कंडीशन में सॉल्व करके देखना है। क्लियर है सर? और अगर आपको याद हो तो इस वैरायटी को भी हमने एक बार अपने उस लास्ट चैप्टर वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। क्या है सर हमारा नेक्स्ट सवाल? तो नेक्स्ट सवाल ये रहा, और ये आपका होमवर्क रहेगा, सबसे बनना चाहिए, नोट डाउन करो। टू नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। ये रहा यहां पे नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है सर नेक्स्ट सवाल? द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ two positive integers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger. Find the numbers. Again मैंने आपको ये वाली जो सवाल की वैरायटी है ये ऑलरेडी करवा दी है, तो ये सवाल भी आपसे बनना चाहिए, इसको भी नोट डाउन करो सर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। अगेन पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/4, फाइंड द नंबर्स। अगेन एक फुद्दू सवाल, सबसे बनना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है सर, इसको भी नोट डाउन करो, होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा यहां पे नेक्स्ट सवाल। अगेन सर इस सवाल को हमने अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में किया था, तो इसको भी नोट डाउन कर लो, होमवर्क क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसको भी नोट डाउन कर लो सर। क्या सवाल है? द सम ऑफ टू नंबर्स a and b is 15 and the sum of their reciprocals 1/a and 1/b is 3/10. Find the numbers a and b. तो बिल्कुल हमने इस वैरायटी का सवाल अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करके देखा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। क्या है सवाल सर? The sum of two numbers is 9. The sum of their reciprocals is 1/2. Find the numbers. अगेन एक हलवा सवाल, आपका होमवर्क नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको यहां पे डिस्कस करेंगे सर। यहां पे मुझे कहा जा रहा है कि 3 consecutive positive integers are such that sum of the squares of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. अब देखो, अब यहां पे जितना हमने पढ़ा है सर उसको अप्लाई करें तो हम तो ये जानते हैं कि सवाल मुझसे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली दो चीजें पूछता है, लेकिन यहां पे मुझे देखो क्या दिख रहा है सर, यहां पे मुझसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। कैसे समझते हैं सर? तो सवाल में आखिरी वाली लाइन क्या है सर? फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होंगे बताओ। तो सवाल ने आखिरी वाली लाइन में यह क्लियर नहीं किया है कि कितने इंटीजर्स की आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो लैंग्वेज से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, जिसको क्लियर करने के लिए प्रीवियस वाले स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं अपने प्रीवियस वाले स्टेटमेंट को देख रहा हूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र हो रहा है। यानी कुल मिला के अब मुझे समझ में आ रहा है कि सवाल मुझसे 3 इंटीजर्स की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि इस स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सर। यानी कि यहां पे सवाल मुझसे 3 चीजें पूछ रहे हैं सर। तो किस तरीके से अप्रोच लेंगे, अब बात को थोड़ा समझना। सर 3 चीजें पूछ रहा है और नॉर्मली सॉल्व करने के लिए 2 चीजें जानते हैं, तो क्या किया जाए यहां पे कि सवाल सॉल्व हो जाए सर? तो अब यहां पे थोड़ा सा 5% वाली वैरायटी का अप्रोच लो और 5% के तरीके से सोचो, क्योंकि 95% के तरीके से सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि 3 चीजें पूछी जा रही है। कंसेप्ट से यह पता है कि 2 चीजों पे काम कैसे करना है, एक चीज पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन 3 चीज पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसी वजह से यहां पे 95% वाली वैरायटी का सहारा ना लेते हुए 5% का सहारा लेके अब सवाल पे सोचते हैं। अब 5% में मैंने आपको क्या सिखाया था, तो मैंने अगेन आपको बताया था सर कि यहां पे भी जो आपको सवाल दिखेंगे उसमें भी आपको 2 इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम थोड़ा अलग होता है सर। कैसे अलग होता है? तो एक इंफॉर्मेशन तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचा देगा
और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है उन टर्म्स की वैल्यू आपको दूसरी वाली इंफॉर्मेशन बताता है सर। ये ऑलरेडी हमने अपने कंसेप्ट में सीख लिया था। अब इतनी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सवाल में दी गई इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। तो यहां पे अगर मैं सवाल की इंफॉर्मेशन को ढूंढूंगा तो देखो क्या क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पे दिख रहा है सर कि यहां से लेके यहां तक आपकी एक इंफॉर्मेशन है और यही वो मेन इंफॉर्मेशन है सर जो मुझे क्वाड्रेटिक तक ले जाएगी। क्यों सर? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि इस इंफॉर्मेशन के अंदर स्क्वायर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है और मैंने आपको सिखाया था कंसेप्ट में कि स्क्वायर वर्ड आ जाए तो समझ जाना क्वाड्रेटिक तक पहुंचा देगा, स्क्वायर वर्ड आ जाए तो समझ जाना क्वाड्रेटिक तक ले जाएगा सर। तो यहां पे यह कंफर्म हो रहा है कि यही इंफॉर्मेशन मुझे अपने क्वाड्रेटिक तक ले जाएगी, यही इंफॉर्मेशन मुझे अपने नॉन लीनियर इक्वेशन तक ले जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक बनाने वाले इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा सोचते हैं सर, तो ध्यान से सुनना। तो मेरी इंफॉर्मेशन यहां पे है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 46। क्या कह रहा है सर? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू इज 46। तो क्या कहा जा रहा है सर यहां पे? तो यहां पे सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है सर कि यहां पे मुझे कहा जा रहा है कि अगर मैं दो चीजों को जोड़ता हूं, अगर मैं दो चीजों को ऐड करता हूं तो ये जो रिजल्ट है सर यही रिजल्ट 46 के बराबर है। अब मुद्दा यह है कौन से दो चीजों को ऐड कर रहे हैं, कौन से दो चीजों को यहां पे ऐड कर रहे हैं सर। तो यहां पे पूरे सवाल में तीन इंटीजर्स की चर्चा हो रही है सर। कितने इंटीजर्स की? तीन इंटीजर्स की। तो मान लो फर्स्ट इंटीजर को मैं फर्स्ट बोल देता हूं, सेकेंड इंटीजर को मैं सेकेंड बोल देता हूं, थर्ड इंटीजर को मैं थर्ड बोल देता हूं। यह क्लियर है? अब यहां पे सवाल ने अपने लैंग्वेज में यहां और यहां क्या है यह भी क्लियर किया। कैसे क्लियर किया? तो मुझे कहा जा रहा है सर कि जो दो चीजें आप जोड़ रहे हो उनमें से एक चीज जो है सर आपके पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर है, वो आपके पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर है। तो सवाल ने सेकेंड इंफॉर्मेशन के अंदर यह भी क्लियर कर दिया है कि ये जो दो चीजें आप जोड़ रहे हो ये दो चीजें एक्चुअली में क्या है। तो दो में से तो एक चीज आपके पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर है और दूसरी चीज आपके बचे हुए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है और दूसरी चीज आपके बचे हुए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है सर। तो यहां पे सवाल ने प्रॉपरली हर बात बताई है। क्या कहा था सर? सवाल ने कहा था कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 46। तो क्या कहा था सर? सवाल ने कहा था अगर आप अपने पहले वाले इंटीजर का स्क्वायर करते हो और इसमें जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो? तो बचे हुए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जोड़ देते हो, बचे हुए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट जोड़ देते हो। तो कौन से इंटीजर बच गया सर? तो पहला इंटीजर तो आपने इस्तेमाल कर लिया, यानी कि दूसरा और तीसरा इंटीजर बचा रह गया। तो अगर आप इसमें बचे हुए दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट उसका मल्टीप्लीकेशन करके जोड़ देते हो सर, तो ये जो फाइनल रिजल्ट आता है ये 46 के बराबर है। ये सवाल ने बता दिया। अब आगे की कहानी क्या सिखाया था सर? तो यहां पे मुझे बकायदा क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर आ गया है सर। अब मैंने आपको सिखाया था कि इसके टर्म्स को फिल करने में मदद करेगा आपका एक और इंफॉर्मेशन। अब एक और इंफॉर्मेशन कहां है सर? तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे अपने तीन इंटीजर्स के नेचर के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था सर? तो मेरे तीन इंटीजर्स कुछ इस तरीके के हैं कि वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सर। वो क्या है? वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सर। वो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अभी फिलहाल कंसेक्यूटिव वर्ड को हटा के बात करते हैं, यानी इतना कंफर्म है कि तीनों के तीनों मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब सवाल ने क्या ऐड किया कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सर। अब बात को समझना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है सर? यानी कि लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको कहा 2 3 4। अब क्या ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है? बिल्कुल है सर। दिख रहा है तीनों के तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव भी हैं। यानी कि अगर मैं दो में एक को जोड़ूंगा तो मेरा अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा और इसमें फिर से मैं एक को जोड़ूंगा तो मेरा अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर आएगा सर। तो यहां से अब आपको हिंट मिल रहा है कि आपको अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या लेना पड़ेंगे सर। तो यहां पे अगर मैं पहले वाले इंटीजर को x मान लूं
तो इसके बाद आगे आने वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा सर? तो इससे एक ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपने पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर को x माना है तो इसके आगे आने वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा सर? तो इसके बाद आने वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इससे एक ज्यादा होगा, यानी कि ये x है तो ये x प्लस 1 होगा सर। सिंपल। अगेन फिर से देखो सर, इसके बाद वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा सर? तो इसके बाद वाला जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इसके पिछले वाले से एक ज्यादा होगा। अब इसके पिछले वाला x प्लस 1 था, इसमें एक ज्यादा कर देंगे तो x प्लस 1 कितना हो गया सर? x प्लस 2 हो गया। तो यहां पे आपने अपने एक इंफॉर्मेशन की मदद से अपने इन टर्म्स को खोज लिया, क्योंकि इन्हीं टर्म्स की आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली है सर। अब ये जो आपने खोजा है उसको यहां पे लिख लेंगे। अब मुझे यहां पे बहुत अच्छे से दिख रहा है सर, पहला इंटीजर आपने क्या माना है? अपना x माना है, यानी पहले वाले का जो स्क्वायर है उसमें अगर मैं जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं? तो अपने रिमेनिंग दो पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जोड़ दूं। तो रिमेनिंग दो पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या है? x प्लस 1 है और सर x प्लस 2 है। तो इनका प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं इसके स्क्वायर में जोड़ दूं सर, तो ये रिजल्ट 46 के बराबर है। अब जाके मेरे पास पूरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है सर। नोट डाउन करो इसको। अब एग्जाम में लिखने का क्या तरीका रहेगा सर? तो एग्जाम में आप सिंपली इस तरीके से लिखोगे। क्या लिखोगे सर? कि आवर रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि हमारे रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या है सर? तो ये x प्लस 1, x प्लस 2 है। उसके बाद तुरंत लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद सीधे ये वाला इक्वेशन लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर ये वाला इक्वेशन बनाया सर, इसको सॉल्व कर लिया, x निकाल लिया, x निकल गया तो तीनों इंटीजर भी निकल कर आ जाएंगे सर। तो जो बोला यहां पे अप्लाई करो। तो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या कहानी चलेगी सर? तो ये रही मेरी इक्वेशन, इसको यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान देना सर, डायरेक्टली करो सिंप्लीफाई दिमाग में। तो यहां से आ जाएगा सर x स्क्वायर, उसके बाद यहां से आपके पास प्लस 2x प्लस x यानी कि प्लस 3x डायरेक्टली लिख लूंगा, प्लस 1 इंटू प्लस 2 यानी कि प्लस 2 हो जाएगा सर यहां पे, बराबर यहां पे 46। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं सर। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 46। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया सर। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस 3x हो गया सर। अब प्लस 46 को इधर बुला लेंगे, माइनस 46 हो जाएगा। तो प्लस 2 माइनस 46 कितना हो गया सर? माइनस 44 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत क्या अगेन नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे। अब अगेन यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। आप चाहो तो श्रीधाचार्य रूल लगा लो, आप चाहो तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा लो सर। तो यहां पे मेरे अपने एक्सट्रीम वाले टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा माइनस 44 इंटू 2। अब थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें सर, तो मैं 4 इंटू 11 और इधर से एक मेरे पास 2 है। अब देखो, अब मुझे इसको इस तरीके से चेंज करना है कि ओवरऑल मेरे पास 2 फैक्टर रहे और उन 2 फैक्टर की मदद से मैं 3 बना लूं। नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। ध्यान से देखो कैसे सर, मैं 4 और 2 को कंबाइन करके 8 बोल देता हूं। यानी कि मैं चाहूं सर तो अपने 44 इंटू 2 यानी कि 88 को 8 इंटू 11 के फॉर्म में लिख सकता हूं, 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। और इन 2 प्रोडक्ट को मैं प्लस माइनस साइन के कॉम्बिनेशन के साथ 3 भी बना सकता हूं सर, क्योंकि अगर मैं 11 में 8 घटा दूंगा तो मेरे पास अपना 3 निकल कर आ जाएगा। अप्लाई करो सर। तो यहां पे जब अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पे प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 11x माइनस 8x माइनस 44 बराबर 0। अब पेयरिंग करते हैं सर। तो पेयरिंग करेंगे तो क्या कहानी हो जाएगी यहां पे? तो पेयरिंग करेंगे तो मेरे पास यहां पे देखो क्या दिख रहा है सर, x कॉमन हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2x प्लस 11 और यहां पे माइनस कॉमन। अब ध्यान देना, इतना कंफर्म है कि यहां पे भी 2x प्लस 11 आएगा। देखो कैसे शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। इतना कंफर्म है सर कि ये वाली चीज में भी एक फैक्टर निकल के 2x प्लस 11 कॉमन आएगा। अब आप पहले ही निकाल के रख दिए, आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया, पहले ही निकाल के रख दिया।
अब इस हिसाब से चीजों को सेट कर दो। तो अगर अंदर में 2x प्लस 11 आए तो बाहर क्या होना चाहिए? तो समझ में आ रहा है सर कि 8x बनाना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8x बन जाएगा। चीजें अपने आप सेट हो गई हैं, चाहो तो चेक कर लो। दिख रहा है सर 4 2 जा माइनस 8x आ गया, माइनस प्लस माइनस 4 11 जा 44 आ गया। तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स जब लगाते हो ना, तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स है ना उसको ध्यान में रखना कि इतनी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाई है कि अब तो बिल्कुल अंदाजा हो गया है सर कि जो चीज यहां थी है वही चीज यहां थी है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर यहां 2x प्लस 11 आ रहा है तो यहां पे भी आना चाहिए, तो पहले ही लिख लिया। अब लिखने के बाद चीजों को सेट करके एक बार चेक कर लिया कि हम सही है कि नहीं है, तो टाइम बचा सर मेरा बराबर यहां पे 0। अब ओवरऑल में मुझे 2x प्लस 11 और यहां से x माइनस 4 बराबर 0 दिख रहा है सर। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करेंगे सर, तो x की दो वैल्यू आती हुई दिख रही है, क्या क्या? यहां से x माइनस 4 बराबर 0 यानी कि x बराबर 4, यहां से 2x प्लस 11 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 11/2। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना सर, x की दो वैल्यू आई हैं, तो दोनों x की वैल्यूज के लिए मेरे अपने 3 इंटीजर्स निकल कर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा यह है कि दोनों आंसर मेरे सही आंसर होंगे या इनमें से मुझे किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा तो यह भी बताओ क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा, सोचो थोड़ी देर। फिर से यहां पे आपका जवाब आना चाहिए सर कि क्लियरली मेंशन्ड है सर कि मेरे जो 3 नंबर्स हैं ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। थोड़ी देर के लिए कंसेक्यूटिव को भूल जाओ तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आपने अपने पॉजिटिव इंटीजर्स को x प्लस 1 x प्लस 2 माना है, और यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 11/2। सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव नहीं है, दूसरी बात ये इंटीजर नहीं है, तो ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये इंटीजर है। क्या इसको कंसीडर करोगे? नहीं करेंगे सर, क्योंकि सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सवाल की कंडीशन थी कि कंसेक्यूटिव होने से पहले ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये इंटीजर है, तो दोनों ही कंडीशन फेल हो गई सर। इसको यहां पे हम वैलिड आंसर नहीं मानेंगे। तो नीचे रीजन क्या देंगे सर? नीचे तुरंत लिख देंगे कि सिंस आवर रिक्वायरमेंट इज पॉजिटिव इंटीजर्स इट डज नॉट सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट सिंस इट इज अ नेगेटिव फ्रैक्शन। ये एक नेगेटिव फ्रैक्शन है और मेरी रिक्वायरमेंट है पॉजिटिव इंटीजर की, तो यही वो रीजन है जिस वजह से इस आंसर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे सर। यानी कि ये आंसर मेरा वैलिड आंसर होगा सर, क्योंकि दिख रहा है कि हां 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आगे x निकालना मेरा टारगेट था क्या? मेरा टारगेट x निकालना क्या था क्या सर? नहीं, मेरा टारगेट तीनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालना था, और इन 3 में से एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x माना है और x मैंने निकाल लिया। अब मैं अपने तीनों इंटीजर्स बता सकता हूं क्या क्या हो जाएंगे सर। तो मेरा पहला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो सर x है, यानी कि 4 हो गया। दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा सर? 4 प्लस 1 यानी कि 5, और तीसरा यहीं पे दिख रहा है सर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको तो सिंपल पता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर पहला 4 है तो दूसरा इसमें एक ज्यादा 5, तीसरा इसमें एक ज्यादा 6, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो आपने अपने तीनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकाल लिए जो सवाल में दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। नोट डाउन करो सर। तो अगेन एक अच्छा सवाल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि यहां पे 95% वाले तरीके से सोचना थोड़ा मुश्किल है। आप सोच सकते थे लेकिन सोचना थोड़ा मुश्किल है। अब मान लो 95% वाले तरीके से सोचते, तब कैसे सोचते? तो फिर से सुनना थोड़ा यहां पे। अगर मान लो यहां पे 95% वाले तरीके से सोचते तो देखो कैसे सोचना पड़ता। इसको देख के समझ में आ रहा है कि 3 चीजें मालूम नहीं है सर, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। 2 चीजें मालूम नहीं होती तो x और y वेरिएबल मानते हैं, तो 3 चीजें मालूम नहीं है तो एक और z ले लेंगे, ठीक है, एक और z ले लेंगे, 3 चीजें मालूम नहीं है। अब सवाल ने क्या कहा था? तो यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है सर, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन में मुझे कहा जा रहा है कि मेरे पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो और बचे हुए 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करो, ये पूरी चीज को आप ऐड कर दो, तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 46 के बराबर है। और ये एक्स वाई जेड आप पता कर सकते हो कैसे सर? अपने पहले इंफॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि वहां पे कहा गया है कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है सर। तो अगर ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये है सर, ध्यान से सुनना,
पहला वाला x है, दूसरे वाले को आपने y माना, और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी कि दूसरा वाला एक्चुअली में x में एक ज्यादा है, यानी कि y एक्चुअली में क्या है सर, x प्लस 1 है। इसी तरीके से z क्या है सर, तो z y में एक ज्यादा है, तो z y में एक ज्यादा है, और y क्या था, x प्लस 1 था। कुल मिला के सीधे लिख सकता हूं z x प्लस 2 है। तो अब आपने क्या किया, x y z को x के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर दिया, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, कहानी खत्म। तो आप 95% वाले तरीके से भी सोच सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता, दैट्स इट, और कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। ये क्लियर है? तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल क्या है सर, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या है सवाल, पहले पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88 इफ द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, देन फाइंड द टू नंबर्स। अगेन ये सवाल आपसे बनना चाहिए, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये आपका सबसे सॉल्व होना चाहिए सर। इस वैरायटी का सवाल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। ये सवाल क्या कह रहा है, अगेन उसी टाइप का सवाल है सर, ये भी होमवर्क रहेगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इस टाइप के वैरायटी में मैंने आपको सिखाया था कि अगर दो नंबर के स्क्वायर का मैं डिफरेंस ले रहा हूं और मेरे पास रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो मेरे पास दोनों सिचुएशन बन सकती है। यानी कि अगर मैं लार्जर नंबर के स्क्वायर में स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को घटाऊंगा तभी भी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, और अगर मैं स्मॉलर नंबर के स्क्वायर में लार्जर नंबर के स्क्वायर को घटाऊंगा तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट बताया था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना सर, इसको नोट कर लो। क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 970। अगेन इस वैरायटी का सवाल हमने किया है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या है नेक्स्ट सवाल, द डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 3/28, फाइंड द नंबर्स। अगेन ये वैरायटी भी आपसे बननी चाहिए सर, इस वैरायटी को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, नोट डाउन करो होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं सर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या है सवाल, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394, फाइंड द नंबर्स। अगेन बताई हुई वैरायटी का सवाल, ये भी होमवर्क रहेगा सर, नोट डाउन करो, सबसे बनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब ये रहा सर हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन एक बहुत शानदार सवाल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सर। और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल्स का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मल्टीपल्स का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो इस सवाल को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पे सवाल के डिस्कशन पे जाने से पहले अपने मल्टीपल्स के कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं। तो जितनी बातें यहां पे कहूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। मल्टीपल्स, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह पूछता हूं कि आप मुझे 3 के मल्टीपल्स निकाल कर बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर अच्छा, आप मुझसे 3 के मल्टीपल्स पूछ रहे हो तो मैं आपको 3 का टेबल सुना दूंगा, मैं आपको 3 का पहाड़ा बता दूंगा, वहां से आप बड़ी आसानी से अपने नंबर 3 के मल्टीपल्स निकाल लोगे सर। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 3 के मल्टीपल्स निकाल कर बताओ तो आप नॉर्मली क्या करोगे? आप नॉर्मली ये कहोगे सर कि मैं अपने नंबर 3 का टेबल पढ़ देता हूं, मैं अपने इस नंबर 3 का पहाड़ा बता देता हूं, तो आप किस नंबर 3 के मल्टीपल्स आपके सामने होंगे सर। यानी कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मुझे किसी नंबर के मल्टीपल्स बताने हैं तो मैं उस नंबर का पहाड़ा पढ़ दूं, मैं उस नंबर का टेबल बता दूं, तो मेरे उस नंबर के मल्टीपल्स मेरे सामने आ जाएंगे सर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे 3 का टेबल लिख लेते हैं सर थोड़ी दूर तक। तो 3 का टेबल कैसे हो जाएगा सर? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा यहां पे 6, 3 3 जा यहां पे 9, 3 4 जा यहां पे 12 एंड सो ऑन। ये कहानी और भी आगे तक जा सकती है सर। तो यहां पे 3 का टेबल लिखने के बाद ये जो राइट साइड में मेरे नंबर्स आ रहे हैं ना सर इज इक्वल टू के, यही राइट साइड वाले नंबर्स मेरे 3 के क्या है सर? मल्टीपल्स है। यानी कि किसी भी नंबर का पहाड़ा पढ़ने के बाद ये जो इज इक्वल टू के राइट साइड में नंबर्स आते हैं ना सर, वही नंबर्स मेरे ओरिजिनल नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपसे पूछूं
कि एक नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं। एक नंबर के 50 मल्टीपल होंगे, 100 मल्टीपल होंगे, 1 लाख मल्टीपल होंगे, 1 करोड़ मल्टीपल होंगे। तो क्या जवाब दोगे? आप तुरंत कहोगे सर एक नंबर के अनगिनत मल्टीपल्स हो सकते हैं सर, किसी नंबर के अनगिनत मल्टीपल हो सकते हैं सर, इनफाइनेटली मेनी मल्टीपल्स हो सकते हैं। क्योंकि आपको ऑब्जर्व हो रहा है सर कि ये जो टेबल आप लिख रहे हो ये आप अनंत तक चला सकते हो सर, ये जो टेबल आप लिख रहे हो ये आप अनंत तक चला सकते हो। यानी कि सर हर नंबर के अनगिनत मल्टीपल्स होते हैं। तो 3 के भी कितने मल्टीपल्स होंगे सर? अनगिनत मल्टीपल्स होंगे। अब एक और चीज देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे नंबर और उनके मल्टीपल्स के बीच में आपको क्या मैथमेटिक्स दिखती है, अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मेरे नंबर और उनके मल्टीपल्स के बीच में आपको क्या रिलेशन दिखता है, तो क्या जवाब दोगे? तो थोड़े से ऑब्जर्वेशन के बाद तुरंत आप कह दोगे सर कि मेरे नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो सारे के सारे मल्टीपल्स मेरे ओरिजिनल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। सर मेरे किसी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो मेरे ओरिजिनल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। आप चाहो तो चेक कर लो, ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। यहां पे मैंने 6 लिखा, 9 लिखा, 12 लिखा, 15 लिखा। क्लियर है? तो मैंने आपको क्या कहा सर, मेरे किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो मेरे ओरिजिनल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो यहां पे आप चाहो तो चेक कर लो सर, क्या ये सारे नंबर्स 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है सर। यहां पे इन सारी संख्याओं को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 निकल कर आएगा, जो कि यह बताता है कि आपके सारे मल्टीपल्स अपने ओरिजिनल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं। यह बात क्लियर हो गई सर। अब इसी बात को मैं एक और दूसरे तरीके से भी कह सकता था। कैसे सर? मैं इसी बात को ऐसा भी कह सकता हूं कि मेरे नंबर के मल्टीपल्स के अंदर मेरा जो ओरिजिनल नंबर होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा होता है। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं। इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर, मेरे किसी नंबर के मल्टीपल्स के अंदर मेरा जो ओरिजिनल नंबर होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा होता है। इसका क्या मतलब है सर? यहां पे अगर मैं 3 के मल्टीपल्स को ऑब्जर्व करूं तो देखो क्या दिख रहा है। 6 की बात करते हैं, क्या मैं 6 को 3 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या दिखा सर, मेरे मल्टीपल के अंदर मेरा ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा हुआ है। अगेन अगर मैं 9 की बात करूं सर, तो क्या मैं 9 को 3 इंटू 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगेन दिख रहा है सर कि मेरे मल्टीपल के अंदर मेरा ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा है। अगेन दिख रहा है यहां पे भी सर कि मेरे इस मल्टीपल के अंदर मेरा ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा है। तो मैं यहां से ऐसा भी कह सकता हूं सर कि अगर मैं किसी नंबर का मल्टीपल्स लिखता हूं तो उन मल्टीपल्स की वैल्यू में मेरा ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा होता है। यह क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पे थोड़ा सा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के कंसेप्ट को समझते हैं सर। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का कंसेप्ट, तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स का कंसेप्ट क्या कहता है सर? लगातार आने वाले मेरे मल्टीपल्स कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कहलाते हैं। लगातार आने वाले मेरे मल्टीपल्स कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए बात को समझना, ये मेरे कुछ 3 के मल्टीपल्स है। यहां पे लिख लेते हैं सर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 सो ऑन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर 3 और 6 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं क्या, तो तुरंत जवाब दोगे बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि ये जो 2 मल्टीपल्स है सर ये मेरे 3 के लगातार आने वाले मल्टीपल्स है सर। ये जो 2 मल्टीपल्स है ये मेरे नंबर 3 के लगातार आने वाले मल्टीपल्स है। मुझे पता है सर कि मेरे मल्टीपल 3 के बाद आने वाला मल्टीपल कौन होगा? 3 का 6 होगा सर। अगेन मैं आपसे पूछूं कि 12, 15, 18 क्या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है? बिल्कुल कहोगे है सर। क्यों है सर? क्योंकि ये मेरे 3 के लगातार आने वाले मल्टीपल्स है। ये मेरे 3 के लगातार आने वाले मल्टीपल्स है सर। तो इनको मैं कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स के दर्जे में रख सकता हूं। यहां पे ये फंडा क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे दिख रहा है सर कि 12 के जस्ट बाद आने वाला 3 का मल्टीपल कौन होगा? 15। 15 के जस्ट बाद आने वाला 3 का मल्टीपल कौन होगा सर? 18। यानी कि लगातार आने वाले मेरे नंबर के मल्टीपल्स कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कहलाते हैं। यानी कि लगातार आने वाले मेरे नंबर के मल्टीपल्स कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कहलाते हैं। यहीं पे अगर मैं आपसे कह दूं क्या 15 और 21 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये दोनों के दोनों 3 के मल्टीपल जरूर है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल नहीं है। क्यों सर?
क्योंकि अगर आप अपने एक मल्टीपल को 15 बोल रहे हो तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल की डेफिनेशन होती है लगातार आने वाले किसी नंबर के मल्टीपल्स। तो 15 के जस्ट बाद आने वाला मल्टीपल कौन होता सर? 18 होता। क्या 18 यहां पे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, 21 दिख रहा है। या फिर अगर आप 21 को कंसीडर करते, अगर आप 21 को कंसीडर करते तो 21 से जस्ट पहले आने वाला मल्टीपल कौन होता? 18 होता। क्या आपको यहां पे 18 दिख रहा है? इस कॉम्बिनेशन में नहीं दिख रहा है सर। यानी कि जब तक मुझे अपने लगातार आने वाले मल्टीपल्स नहीं दिखेंगे तब तक मैं उसको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल के दर्जे में नहीं रख सकता सर। यानी कि अगेन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 9 और 15 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं तो क्या जवाब दोगे? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि ये लगातार आने वाले मेरे 3 के मल्टीपल्स नहीं है सर। ये लगातार आने वाले मेरे 3 के मल्टीपल्स नहीं है, क्योंकि अगर एक मल्टीपल को मैं 9 बोल रहा हूं तो इसके बाद आने वाला 12 होना चाहिए था, 12 है ही नहीं। या फिर अगर मैं एक मल्टीपल को 15 बोल रहा हूं तो इसके जस्ट पहले आने वाला मल्टीपल 12 होना चाहिए था, जो कि अगेन नहीं। तो क्या दिख रहा है सर? ये मल्टीपल्स हैं लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो यहां से क्या समझ में आया कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होने का मतलब है लगातार आने वाले मल्टीपल्स। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे, अब ये अगर आप समझ गए हो तो एक और इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करो। क्या सर? तो मेरे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में अगेन मुझे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व होता है। क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व होता है सर? तो मान लो मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल की फिलहाल बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल समझ लो। अब मान लो सबसे पहले मैंने अपना मल्टीपल देखा, यानी इन 3 में सबसे पहला वाला मैंने मल्टीपल देखा, तो आप ऑब्जर्व करोगे सर कि आप इस एक मल्टीपल की मदद से अपने आगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल की भी बात कर सकते हो, उनकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे सर? तो किसी नंबर का, मान लो मैं कह रहा हूं कि मुझे 3 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स चाहिए, तो सर 3 का मान लो एक मल्टीपल अगर मैं 3 बोल रहा हूं तो इसके जस्ट बाद आने वाला मल्टीपल क्या होगा सर? तो इसके जस्ट बाद आने वाला मल्टीपल निकालने के लिए आपको 3 में बस इस ओरिजिनल नंबर 3 को जोड़ देना है, आप अगले वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल पे पहुंच जाओगे। अगेन अगर मैं बोलूं इसके बाद आने वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा, तो फिर क्या करोगे सर? अब इसके जस्ट पहले क्या है? 6 है। 6 में अगर आप वापिस से इसी ओरिजिनल नंबर 3 को जोड़ दोगे तो इसके जस्ट बाद आने वाले आप कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल पे पहुंच जाओगे। तो यहां से आपको एक और चीज दिख रही है सर कि अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में से सबसे छोटा या सबसे बड़ा मल्टीपल बता दिया जाए तो आप बचे हुए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स निकाल सकते हो। तो इससे मुझे दिख रहा है सर कि अगर मुझे अपने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स में से सबसे छोटा वाला या सबसे बड़ा वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बता दिया जाए तो मैं अपने बचे हुए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को लिख सकता हूं। आप रिवर्स भी जा सकते थे। मान लो आपको कह दिया गया है कि मेरे पास लगातार आने वाले 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा वाला 3 का मल्टीपल क्या है सर? 9 है। तो बचे हुए 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बताओ। नहीं बता सकते सर। अब यहां पे रिवर्स जाएंगे, यहां जोड़ के आगे बढ़ते थे तो यहां घट के पीछे आएंगे, तो अपने ओरिजिनल नंबर में इस 9 में 3 को घट जाओगे, तो 9 में 3 घटोगे, कहां पहुंच गए सर? 6 पे पहुंच गए। एक और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल आ गया। अगेन और पीछे जाना है सर, तो 6 में वापिस से ओरिजिनल नंबर घट जाओ, वापिस से आप अपने एक और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल पे पहुंच गए। यानी कि अगर आप मुझे अपने कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल के सेट में से सबसे छोटा या सबसे बड़ा मल्टीपल बता दो तो मैं अपने बचे हुए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को भी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? तो अगर आपने मुझे सबसे छोटा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बताया है तो बाकी मल्टीपल्स निकालने के लिए मैं ग्रेजुअली अपने सबसे छोटे मल्टीपल में अपने ओरिजिनल नंबर को ऐड करता जाऊंगा। यानी कि बाकी आगे आने वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स को निकालने के लिए मैं अपने सबसे छोटे मल्टीपल में अपने ओरिजिनल नंबर को ग्रेजुअली ऐड करता जाऊंगा। और अगर आप मुझे सबसे बड़ा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बता देते हो तो बचे हुए मल्टीपल्स को निकालने के लिए मैं अपने सबसे बड़े कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल में ग्रेजुअली वो नंबर घटता चला जाऊंगा, तो मेरे बचे हुए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स आ जाएंगे सर। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल से भी रिलेटेड हमने कुछ यहां पे इंटरेस्टिंग सीखा। तो ये सारी बातें दिमाग में रहनी चाहिए सर। अब सवाल पे आते हैं। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं सर। सवाल यहां पे कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637, फाइंड द मल्टीपल्स। अब इस सवाल पे अगर आप 95% वाली कैटेगरी से सोचोगे ना तो बनाने में काफी दिक्कत जाएगी, लेकिन यहीं पे अगर आप 5% वाली कैटेगरी से सोचोगे तो आसानी से बन जाएगा सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को देखो तो सबसे पहले 95% वाली कैटेगरी से सोचना।
अगर लगे कि दिक्कत हो रही है, 95% वाली कैटेगरी अप्लाई नहीं हो पा रही, तब 5% का सहारा लेना। तो यहां पे जब आप 95% वाली कैटेगरी से सोचोगे तो आपको चीजों को अप्लाई करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो तुरंत हिंट मिलता है सर कि अपने 5% वाली कैटेगरी के हिसाब से सोचेंगे। अब 5% वाली कैटेगरी क्या कहती है सर? तो कैटेगरी मेरी कहती है कि मेरे पास दो इंफॉर्मेशन रहेगी, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अब इन दो इंफॉर्मेशन में से एक इंफॉर्मेशन मुझे अपने नॉन लीनियर इक्वेशन तक ले जाएगा, या फिर कह लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ले जाएगा। और ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है सर, इसका क्या काम होता है? तो मेरे नॉन लीनियर इक्वेशन के अंदर, या फिर कह लो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिन टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा होगा, उन्हीं टर्म्स की वैल्यू बताने में हमारी दूसरी बची हुई इंफॉर्मेशन मदद करती है सर। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैंने सवाल को देखा तो देखो मुझे क्या दिख रहा है। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन जो नॉन लीनियर वाला मेरा इक्वेशन बनाएगी, वो मुझे क्लियरली यहां पे दिख रही है। कैसे सर? क्योंकि यहां पे मुझे लिखा हुआ दिख रहा है सर कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। यानी कि मेरे इंफॉर्मेशन में स्क्वायर वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। और मैंने आपको सिखाया था कि जहां इंफॉर्मेशन में स्क्वायर वर्ड आ गया, यानी कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको एक नॉन लीनियर इक्वेशन की ओर ले जाए, वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर ले जाए सर। यानी इतना कंफर्म है कि यही वाली मेरी इंफॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की राह पर ले जाएगी। अब यहां कहा क्या गया है सर? तो यहां मुझे कहा गया है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 637। यानी कि 7 के दो मल्टीपल पे बात हो रही है सर। 7 के दो मल्टीपल पे बात हो रही है। और कैसी बात हो रही है? तो मुझे कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने 7 के इन दो मल्टीपल्स को स्क्वायर करता हूं, अगर मैं अपने 7 के इन दो मल्टीपल्स को स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर करने के बाद अगर इनको जोड़ देता हूं, अगर स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर देता हूं, तो मेरा फाइनल रिजल्ट 637 के बराबर होता है। यह मुझे यहां पे अपनी इंफॉर्मेशन में कहा गया है सर। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियरली दिख रहा है सर, पावर 2 है, यानी कि अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक तक जाएगा, ये जाएगा कंफर्म। अब आगे, अब मुझे पता है सर कि मेरे क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स होते हैं, उन्हीं टर्म्स को फिल करने में मदद करता है मेरा दूसरा इंफॉर्मेशन। लेकिन यहां पे क्लियरली दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, आपको छिपे हुए वे में, हिडन वे में बताई गई। कैसे सर? तो अब यहां पे मुझे कहा गया है कि ये जो 7 के मल्टीपल्स हैं सर, ये दोनों क्या है? 7 के मल्टीपल्स हैं। तो 7 के कैसे मल्टीपल्स है सर? तो ये दोनों 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है। क्या कहा गया है सर? ये दोनों 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है। तो सोच नहीं सकते क्या? बिल्कुल सोच सकते हो। अब देखो कैसे सोचेंगे, बात को समझना। सबसे पहले तो ये दोनों 7 के मल्टीपल्स है, इस पे कैसे सोचेंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था सर कि अगर मेरा कोई मल्टीपल किसी नंबर का होता है, तो वो मल्टीपल मेरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, वो मल्टीपल मेरे ओरिजिनल नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अगर मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा कोई ए है सर और मेरा कोई बी है, ठीक है, ए और बी मेरे दो नंबर है, और ये दोनों नंबर 7 के मल्टीपल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि अगर आप ए को 7 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, अगर आप बी को 7 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं सर, अगर मैंने ए को 7 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा सर। अगेन, अगर मैंने बी को 7 से डिवाइड किया सर, तो कुछ क्वोशिएंट आएगा और यहां पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है सर? तो अगर मैं ये वाला कंसेप्ट यहां पे लगाऊं, तो मैं अपने इन मल्टीपल ए और बी को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। कैसे सर? मैं यहां से लिख सकता हूं ए बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 7q प्लस 0 अल्टीमेटली 7q। अगेन इसी तरीके से मैं बी को लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर? मैं बी को लिख सकता हूं 7 इंटू q2 प्लस 0, यानी अल्टीमेटली 7 इंटू q2। तो क्या दिख रहा है सर? चूंकि मैंने आपको कह दिया है कि मेरे ए और बी 7 के मल्टीपल है, यानी कि ये कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 7 से, उस हिसाब से मैंने अपने डिवीजन प्रोसेस, डिवीजन रूल, यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल किया, तो मैं एक बहुत ही प्यारे रिजल्ट पे पहुंचा। और रिजल्ट पे कई बार हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी। यानी कि सर, इतना कंफर्म है, बात को समझना, कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों मेरे 7 के मल्टीपल हैं, तो ये दोनों नंबर इस फॉर्मेट के होंगे। किस फॉर्मेट के सर? कुछ 7 इंटू
कोई नंबर, अगेन 7 इंटू कोई नंबर, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि मेरे नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, उन मल्टीपल्स के अंदर मेरा ओरिजिनल नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा होता है। मैंने आपको बताया था सर, मेरे किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना, उन मल्टीपल्स में मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में छिपा होता है। यानी इतना कंफर्म है सर, इतना कंफर्म है, बात को समझना। अगर मैं चाहूं तो अपने दोनों नंबर को किस तरीके से मानूंगा सर तो फायदा मिलेगा। तो अगर मैं अपने नंबर को इस फॉर्मेट में कंसीडर करूंगा तो ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहां पे इतना कंफर्म है सर कि अगर ये दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं तो ये दोनों के दोनों जो नंबर्स होंगे सर, ये कुछ 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में होंगे, ये कुछ 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में होंगे सर, ये कंफर्म है। यहां तो कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर से मेरी बात को समझना। मान लो इस समथिंग, ये समथिंग क्या है मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि ये 7 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि मुझे सिंपली कहा गया है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। अब कहां के मल्टीपल्स हैं, बहुत आगे के हैं, बहुत पीछे के हैं, बीच के हैं, ये कुछ बताया नहीं गया। बस इतना बोला गया है कि दोनों 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। अब बात को समझिएगा यहां पे कि दोनों के दोनों नंबर्स 7 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मान लो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, तो दोनों के दोनों अलग अलग मल्टीपल्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है सर, दोनों के दोनों 7 के मल्टीपल्स हैं, अलग मल्टीपल्स होंगे। और अगर ये अलग मल्टीपल्स हैं सर, तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बनने के लिए एक छोटा वाला मल्टीपल होगा, एक बड़ा वाला मल्टीपल होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, एक छोटा वाला मल्टीपल होगा, एक बड़ा वाला 7 का मल्टीपल होगा। अब मान लो मैं छोटे वाले 7 के मल्टीपल पे सोचता हूं, तो ये छोटा वाला जो 7 का मल्टीपल होगा, ये 7 इंटू समथिंग के फॉर्म का होगा। कंफर्म सर, कंफर्म। आगे अगर ये 7 इंटू समथिंग के फॉर्म का होगा सर, और ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, और ये समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो ज्यादा चाहिए रहेगा सर कि समथिंग को मैं एक्स मान लूं। ज्यादा चाहिए रहेगा सर इस समथिंग को मैं एक्स मान लूं, क्योंकि ये समथिंग तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर कुछ भी हो सकता है तो इसको एक्स मान लिया। यानी कि मैंने यहां पे अपने सबसे छोटे वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल को 7x मान लिया सर, अपने छोटे वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल को 7x मान लिया सर। अब अगर छोटा वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल 7x है, तो खुद सोच के बताओ कि बड़ा वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल कैसा होगा। तो अभी जस्ट सीखा था सर कि अगर आपको कह दिया गया है कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, और आपको मैं छोटा वाला बता दूं, तो आप इसके बाद आने वाला बड़ा वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल भी बता दोगे। कैसे बता दोगे? तो अपने छोटे वाले मल्टीपल में अपने ओरिजिनल नंबर को ऐड कर दो, अपने छोटे वाले मल्टीपल में अपने ओरिजिनल नंबर को ऐड कर दो, तो आप अपने बड़े वाले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल पे पहुंच जाओगे सर। तो यहां से मुझे क्लियर है कि यहां पे ये दो 7 के मल्टीपल्स क्या रखने हैं, वो अब समझ में आ गया है सर कि एक मल्टीपल को मैं 7x मान लूंगा, तो जो मेरा बड़ा वाला मल्टीपल होगा सर, वो 7x प्लस 7 हो जाएगा। तो इस कंसीडरेशन पे आपको दिख रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, सॉल्व कर लोगे, वैल्यू आ जाएगी। क्या यही तरीका हो सकता था? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर, एक और तरीका हो सकता था सोचने का। कैसे सोच सकते हो आप? यहां पे ये भी तो कह सकते हो, बात को समझना, एक छोटा वाला मल्टीपल है और एक बड़ा वाला मल्टीपल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इतना कंफर्म है सर कि मेरे दोनों मल्टीपल 7 इंटू समथिंग के फॉर्म के होंगे। तो मान लो मैं अपने बड़े वाले मल्टीपल को 7 इंटू समथिंग का फॉर्म मान लेता हूं, ठीक है। आगे अब अगेन ये समथिंग तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्स ही बोल दिया। जब कुछ भी हो सकता है तो एक्स ही बोल दिया, तो मेरा बड़ा वाला मल्टीपल क्या हो गया सर? 7x। तो अगर आपने बड़े वाले मल्टीपल को 7x मान लिया, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, तो सोच के बताओ छोटा वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या होगा? तो तुरंत कहोगे सर कि पीछे जाना है, बड़े से छोटे पे आने। क्या करेंगे सर? तो ये जो 7x है, इसमें 7 कम हो जाएंगे, अपना नंबर घट जाएंगे सर, तो पीछे वाले नंबर पे आ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको कहा गया है कि आपके पास कुछ कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, उस कंडीशन में अगर आपको कोई सबसे छोटा मल्टीपल बता दे, तो आप बचे हुए कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बता दोगे। कैसे? तो सबसे छोटे वाले में ओरिजिनल नंबर को ऐड करते चले जाओ, आपको बचे हुए मल्टीपल्स निकल जाएंगे। और इसी तरीके से अगर कोई आपको सबसे बड़ा मल्टीपल बता दे, तो आप छोटे वाले मल्टीपल्स बता दोगे। कैसे सर? तो आप उस सबसे बड़े मल्टीपल में उस ओरिजिनल नंबर को कम करते चले जाओ, घटते चले जाओ, तो आप बाकी मल्टीपल्स बता दोगे सर। तो आप दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हो। यानी कि आप चाहो तो अपनी इक्वेशन ऐसी भी बना सकते हो। कैसे सर? आप चाहो तो अपनी इक्वेशन 7x - 7 का होल स्क्वायर
प्लस यहां पे 7x का होल स्क्वायर बराबर 637 का भी बना सकते हो सर। अब दोनों में से किसी तरीके से बनाओगे तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस चीज को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। मान लो किसी सवाल में 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बोल देता कि 7 का 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, तो क्या क्या मानने में भलाई होती सर। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल बोल रहा है, मान लो मैं छोटे से बड़े पे जाना चाह रहा हूं, तो छोटे से बड़े पे जाना चाह रहा हूं सर, तो सबसे छोटे वाले को 7x कह दूंगा। तो इसके बाद आने वाला कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा सर, 7x में ओरिजिनल नंबर को जोड़ दो प्लस 7 जोड़ दिया। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा सर, अब इसमें फिर से 7 को जोड़ दो यानी कि 7x प्लस 14 हो गया। अगर आगे पूछता तो आगे भी बता देते, उसमें फिर से 7 को जोड़ दो। अब अगेन यहीं पे मान लो रिवर्स जाना है कि मैं आपको कह रहा हूं 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल है, सबसे बड़ा वाला 7x है, तो सबसे बड़ा वाला 7x है, तो इससे पहले छोटे वाले नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं सर। 7x में 7 घट जाओ, नंबर घट जाओ, तो यहां वाला आपका मल्टीपल मिल गया। इसमें फिर से 7 घट जाओ तो इसमें -7 यानी कि 7x - 14, अगेन आपको तीनों कॉन्जिक्यूटिव मिल गए। तो आपसे 3 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, आप सब कुछ बता सकते हो। तो अब यहां से आपको अंदाजा मिल रहा होगा कि मल्टीपल वाले सवालों में किस तरीके से हमें अपना अजम्पशन रख के सॉल्व करना होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। तो इसमें से एक को मैं सॉल्व कर देता हूं, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको सॉल्व करना आपका होमवर्क रहेगा, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। अब देखो यहां पे, तो पहले अपने इक्वेशन को बच्चे से लिख लेते हैं सर। तो मेरे पास आ रहा है 7x का होल स्क्वायर प्लस यहां पे 7x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर यहां पे 637, जहां पे आपने बता दिया है कि आपके कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 7x और 7x प्लस 7 है। कहानी समझ में आई, आनी चाहिए सर। अब देखो यहां पे, अब यहां पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनना सर। ये हो गया मेरा 49x स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना यहां पे कैसे कैलकुलेशन करता हूं सर, दोनों में ही 7 कॉमन है तो 7 को बाहर कर लूंगा, तो यहां से 7 को बाहर कर लूंगा तो x प्लस 1 बचेगा। अब इस पूरी चीज का स्क्वायर है, तो पूरी चीज का स्क्वायर है सर a इंटू बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट, जिसको मैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसको मैं 49 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं सर। और इस तरफ कितना हो जाएगा, बराबर 637 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब मुझे इन दोनों टर्म में ओवरऑल 49 कॉमन दिख रहा है सर। अब इन दोनों टर्म में मुझे ओवरऑल 49 कॉमन दिख रहा है, तो चूंकि मुझे यहां पे 49 कॉमन दिख रहा है सर, तो यहां पे ओवरऑल मैं 49 को कॉमन निकाल सकता हूं। मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 637। अब देखो, देखने में लग रहा है बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोचो, आपको ऑब्जर्व हो रहा है सर कि इस 49 को जब आप उस तरफ भेजोगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और कभी भी सवाल आपको ऐसा ऊट पटांग डाटा नहीं देगा कि डिवीजन ना हो पाए, तो जरूर यहां पे भी डिवीजन पॉसिबल है। चेक करते हैं सर। तो यहां पे जब डिवीजन करेंगे तो 49 1 जा 49 हो गया सर, और क्या हो जाएगा, तो यहां से 49 1 जा 49 होगा, तो मेरे पास देखो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 50 यानी कि 1, उसके बाद 13 14 147 बचेगा। तो 49 3 जा कितना होता है सर, 9 3 जा 27, 2 4 3 जा 12 13 14, 49 3 जा 147, यानी कि सर 49 इंटू 13 637 होगा। तो ये बहुत छोटी सी चीज, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा कंसेप्ट बताया कि कभी भी एग्जाम में कोई कंसेप्ट वाइज कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिले, मैंने आपको हर बार बताया है कैलकुलेशन आसान रहेगा ही रहेगा। ये कंफर्म दिख रहा है, ना आपको पता था ना मुझे पता था कि 49 कितने टाइम्स 637 होगा, ना मुझे पता था ना आपको पता था, फिर भी सॉल्व हुआ। क्यों? क्योंकि बस मुझे इस बात पे भरोसा था कि अगर चीजें यहां डिवाइड में आ रही हैं तो सिंप्लिसिटी के लिए ये कटनी चाहिए थी, और कट भी गई सर। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां से नेक्स्ट स्टेप लिख सकता हूं सर, एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान देना ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इस तरफ कितना है सर, 13 है, लिख लिया। अब यहां पे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, यहां से प्लस 2x बचा है, लिख लिया सर। अब देखो यहां पे एक 1 है सर, यहां प्लस 13, बगल में बुला लेंगे -13, -13 प्लस 1 -12 बराबर 0। क्या दिख रहा है, तीनों में 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन निकालेंगे सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 बराबर 0 कर लिया सर। तो इस 2 को उस तरह भेज देंगे, 0/2 0 खत्म, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 बराबर 0। अब बहुत आसानी से यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म दिख रहा है सर, मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लग रहा है।
मैं चाहूं तो 6 को 2 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं और 2 और 3 की मदद से 1 भी मेरे पास आ जाएगा अपना मिडिल टर्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। पेयरिंग करो सर, पेयरिंग करेंगे x कॉमन, यहां पे हो गया x प्लस 3, यहां पे माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3 बराबर यहां पे कितना हो गया 0 हो गया सर। तो x प्लस 3 ओवरऑल में कॉमन, मेरे पास बचा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहां से x की 2 वैल्यू आती हुई दिख रही है, क्या क्या सर? एक दिख रहा है x बराबर -3 और एक दिख रहा है सर x बराबर 2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए सर। अब देखो, अब मान लो मैं सबसे पहले इस वाले आंसर को कंसीडर करता हूं, सबसे पहले मैं इस वाले आंसर को कंसीडर करता हूं। तो अगर इस वाले आंसर को कंसीडर करूंगा तो मुझे सवाल में क्या निकालना था? तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले मुझे अपने 7 के 2 मल्टीपल्स निकालने थे, जिसको मैंने 7x प्लस 7 माना है। तो x की वैल्यू आ गई है, पुट करो, मल्टीपल्स आपके सामने होंगे सर। तो x की वैल्यू 2 डालेंगे तो 7 2 से यहां पे 14 हो गया, 14 प्लस 7 21 हो गया सर। तो एक आंसर सेट मेरा आ गया 14 21, यानी कि 14 और 21 7 के 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन ये थी कि इन दोनों मल्टीपल्स को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 637 आएगा। करके देख लो, 14 को स्क्वायर करो, 21 को स्क्वायर करो, ऐड करके देखो, 637 निकल के आएगा ही आएगा, गारंटेड। तो ये भी चेक करना आपका होमवर्क रहेगा। तो एक आंसर निकाल लिया सर। अब देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट यहां दूसरे में हो रहा है। क्यों? बात को समझना। कभी भी अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल्स की बात करते हैं ना, तो जब तक स्पेसिफिकली सवाल स्पेसिफाई नहीं करे, आप नेगेटिव की तरफ मत जाना। क्या मैंने कहा? कभी भी अगर हम किसी नंबर के मल्टीपल्स की बात करते हैं ना सर, तो जब तक स्पेसिफिकली सवाल आपको ना बोले, आप नेगेटिव की तरफ मत जाना, आप सिर्फ अपने पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही कंसीडर करना सर। अब देखो, यहां पे x आपका आ रहा है कितना सर? -3। तो अगर आप x को -3 रख दोगे तो यहां पे आपके पास कितना आ जाएगा? 7 इंटू -3, यानी कि सर -21 निकल कर आ जाएगा। और अगेन -21 और +7 -14 निकल कर आ जाएगा। तो दोनों कैसे हैं सर? दोनों यहां पे मल्टीपल्स हैं लेकिन नेगेटिव में है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि मल्टीपल वाले सवाल में जब तक सवाल स्पेशली आपको नहीं बोले कि आप नेगेटिव साइड वाले भी मल्टीपल्स को कंसीडर करना, आप उसको लेकर मत चलना। आप अपना आंसर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ही बताओगे। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कभी भी मल्टीपल वाले वैरायटी के सवाल को सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही कंसीडर करना, नेगेटिव वाली को कंसीडर मत करना। यह बात ध्यान में रहनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो एक बहुत तगड़ा सवाल। तो फिलहाल अपने लेक्चर को इस शानदार सवाल के साथ यहीं पेंट करते हैं सर। तो आई होप जितनी चीजें सिखाई, जितनी चीजें बताई, वो क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। इनकेस कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं हूं ना, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।